जॉब्स आर नॉट टू क्रिएट वेल्थ। जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आपको कभी फाइनेंशियल लिटरेसी देता ही नहीं है। आपका स्कूल आपको नहीं सिखाता, आपका कॉलेज आपको नहीं सिखाते, आपके पिताजी आपको नहीं सिखाते, आपका बॉस आपको नहीं सिखाता। फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं और दुनिया में ही नहीं है। 15 साल बाद समझ आए प्रॉपर्टी का क्या कर 3% भी नहीं है, 4% भी नहीं है। जितने फ्लैट है नोएडा गुड़गांव में बेचे, हर एक आदमी लॉस में बेचने वाला है। और मिडिल क्लास को ये सिखाया जाता है कि पैसे हैं, एक फ्लैट ले लो। उससे मैं वेल्थ क्रिएशन नहीं बोल सकता कि अपनी ऐसी की तैसी करा करके EMI दे के कर लिया। मैंने इंडिया मार्ट ज्वाइन किया था 99 में। करीबन 4000 लोग, 200 ऑफिस संभालता था मैं बाय द टाइम आई लेफ्ट आउट। इंडिया मार्ट की यूएसपी क्या थी? इंडिया मार्ट डे वन से क्लियर था, या रेवेन्यू आना है, प्रॉफिटेबिलिटी होनी, धंधा धंधे कितने चलना है। आजकल जो स्टार्टअप फैड है, मैं तो स्टार्टअप वर्ल्ड में ही हूँ। पैसे लो, पैसे जलाओ, 2 साल बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर और पैसे लो। फंड चाहे एंजल हो, VC हो, इट्स अ फिड्यूशियरी जॉब जहाँ पे गोल एग्जिट होता है, गोल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपने कितना पैसा बनाया? आर कन्वर्जन रेट आर एज लो एज 0.8%, यानी जब 1000 डेक आते हैं तो 8 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। 2023 तक बहुत अच्छा फंडिंग हुआ और उसके बाद एकदम से फंडिंग में डाउन हुआ। एक साल बायजूस कोलैप्स हुआ, अगले साल गो मैकेनिक कोलैप्स हुआ, अगले साल डू स्मार्ट हुआ, एंड दीज आर नोन नेम्स। दे पुल अ लॉट ऑफ मनी बैक। लिस्टेड कंपनी आप देखेंगे हर साल 10 बंद होती है, जिसकी खबर नहीं आ रही किसी को। स्टार्टअप में हल्ला ज्यादा मच रहा है। तो आई रिमेन वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन इंडिया एज ए इकोनॉमी। अगले 15-20 साल कहीं नहीं गए, जिस में समझ आया उसमें पैसे लगा दो, बढ़िया से पैसे बनेंगे, सबके बनेंगे। आई सी दैट आप ब्लू स्मार्ट में एंजल इन्वेस्टर भी थे, उसके इसको पूरा बताइए। चोरी नहीं बनना, इरेगुलर। आपके लिए एक आइडियल स्टार्टअप फाउंडर कैसा होता है? आइडियल बीवी कैसी होती है? ये तो बड़े डिफिकल्ट से सवाल है। जो एम्प्लॉय स्टार्ट से जुड़ा होता है और कंपनी का IPO होता है तो वो कितना पैसा बना सकता है? आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विजनरी लीडर से जिन्होंने टेक, ऑपरेशन, सेल्स जैसे मल्टीपल डिविजन्स में अपना दबदबा बनाया है और फिर कॉरपोरेट की कंफर्ट छोड़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ गए। ही इज़ द मैन हु स्पेंट 22+ ईयर्स इन इंडिया मार्ट और फिर उन्होंने बनाया वी फाउंडर सर्कल, एक ऐसी टेक इनेबल्ड स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कम्युनिटी जो आज 15,000+ इन्वेस्टर्स को 65 कंट्रीज से जोड़ती है। आज वो खुद 70+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं और Invest.com, अविन्या वेंचर्स VC फंड और इवॉल्व एक्सेलरेटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के को फाउंडर भी हैं। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है स्टार्टअप बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग और इकोसिस्टम की हर तरह की समझ को पाने का। तो अगर आप एक फाउंडर हैं, स्टूडेंट हैं या फ्यूचर इन्वेस्टर हो, ट्रस्ट मी, ये एपिसोड एंड तक देखना because it will be a no-brainer for you to learn this. Let's dive into this power-packed conversation with the one and only Mr. Vikas Agarwal. वेलकम विकास अग्रवाल जी, कैसे हैं आप सर? ऑल गुड आकाश, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस 26+ ईयर्स का रहा है। जो हमने रिसर्च किया, बहुत सारा कुछ हमारे ऑडियंस के लिए हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट पे। बट बिफोर दैट वीड लाइक टू अंडरस्टैंड आपसे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है और क्या क्या चीज़ें आपने अलोंग द वे किया है। तो आकाश, 99 में मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। सबको रहता है जॉब करनी है, ऑब्वियसली दैट्स अ गोल। इंडिया मार्ट ज्वाइन किया मैंने, एंड रेफरेंस हायरिंग थी, कोई रिलेटिव वहाँ काम करते थे। माय फादर आसिया HCL में करते, इन्फोटेक में करते। 99 पीक ऑफ IT बूम था। यार प्रॉपर कोडिंग वाला काम है, उसमें मजा नहीं आएगा, कहीं करते हैं, समझेंगे क्या होगा। तो तब ज्वाइन किया था, एंड दिनेश जी के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनकी एक शर्त थी कि भैया लेट आए तो निकाल दूंगा। आई वॉज द ओनली वन पॉसिबली जो 35 किलोमीटर से आता था, वरना मधु विहार में ऑफिस था। अच्छा। सब लोग लक्ष्मी नगर, मधु विहार वहीं के हायरिंग थे, ज्वाइनिंग था। 8-10 किलोमीटर, इतनी दूर से कोई आता नहीं था। उस वक्त इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड भी नहीं बनी हुई थी। मतलब मैं रहता था नॉर्थ दिल्ली आदर्श नगर, वहां से 35 किलोमीटर से 3 बस बदल कर, कमिंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गाड़ी मिली है आना, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। उनकी एक शर्त थी, मैंने कहा जी रेफरेंस से हायर हुआ, मैं भी 1 साल काम करूंगा, फिर देखेंगे, 1 साल की शर्म है, उतना तो करेंगे करेंगे। करते करते 22 साल काम किया इंडिया मार्ट में। आई थिंक थोड़ा प्रिविलेज भी था, बिकॉज छोटी कंपनी थी, अपॉर्चुनिटी थी। मेरे से मेंटेनेंस के काम नहीं होते तो हर 2-3 साल में पहुंच जाता था, भाई कोई और काम बताइए। तो 22 साल में करीबन 7 अलग अलग प्रोफाइल की है। ज्वाइन किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑपरेशंस का भी काम किया, फाइनेंस का भी काम किया। करीबन 4000 लोग, 200 ऑफिस संभालता था मैं बाय द टाइम आई लेफ्ट आउट। एंड द लास्ट रोल जो था, सेल्स हेड था। टेक से, इंजीनियरिंग से सेल्स पे कैसे पहुंच गए आप? कैसे पहुंचे तो आकाश, जर्नी है। सो जब बीटेक किया, आई वाज वेरी क्लियर कि कोडिंग नहीं करनी लाइफ में। तो 2 साल बाद मैंने IIT दिल्ली ज्वाइन किया था, MBA किया था वहां से। 3 साल का कोर्स था वो, पार्ट टाइम।
रोज शाम को क्लास होती थी 6 से 10। एक बड़ा बूस्ट था जब दिनेश जी से बात हुई कि नहीं यार पढ़ाई करने जाओ तुम, वरना कंपनी होती है, ऑफिस होता है, कोई छोड़ता नहीं है। मैंने कहा आपका टाइम मैं कम नहीं होने दूंगा, मेरा टाइम आप मत छेड़ना। दैट्स हाउ वाज अनरिटन रूल। रोज सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता था, 5 बजे निकल जाता था, 6 से 10 क्लास थी, 3 साल तक ये चला। वाइल आई वॉज डूइंग माई IIT एंड ऑल दैट। तो पहले टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन में शिफ्ट हुए, उसके बाद वापस से टेक्नोलॉजी एज अ बिजनेस हेड मूव किया था मैं। उसके बाद सेल्स, ERP और फाइनेंस की टीम मैनेज की। उसके बाद सर्विसिंग में मूव हुए, उसके बाद सेल्स में मूव हुए। 2014-15 में कंपनी ने इंसियाड भेजा। इंसियाड इज वर्ल्ड्स फोर्थ मोस्ट ट्रस्टेड MBA कॉलेज। सिंगापुर और फ्रांस में उसका कोर्स होता है, तो 12 महीने का वो कोर्स भी किया। आई थिंक देवर एजुकेशन लेड इनिशिएटिव्स जिसने मदद की ट्रांसफॉर्म होने में कि क्या मैं करता था और क्या करूंगा। तो वो जो आपका जवाब है कि टेक्नोलॉजी से वहाँ कैसे पहुंचे, प्योरली एजुकेशन एंड प्योरली फोकस। आई वुड से इट इज नॉट कि कंपनी में थे तो कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे पहुंच गए। दूसरा आकाश, लोग और भी होते हैं ऑफिस में। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं होते प्रोफाइल चेंज होने में। आई मस्ट हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट 40,000 पीपल इन 20 years। सबको AM BM CM बनने का बड़ा शौक है, मतलब मुझे नहीं है, सबको, बट सबको यही रहता है। आई एम ऑफ द बिलीव जब आप हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगे तो हॉरिजॉन्टली आप हमेशा 45 डिग्री पे शिफ्ट होते हैं। आपको बड़ी टीम भी मिलती है, नया रोल भी मिलता है। करेक्ट। बट 99% शिफ्ट नहीं होते क्योंकि वो कंफर्ट जोन नहीं होता। जब मैं टेक से ऑप्स में मूव हुआ, क्या मुझे आता था? नहीं आता था। ऑप्स से फिर फाइनेंस और ERP बना, नहीं आता था। सेल्स की नहीं, कुछ नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता। सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। तो आप डिफिकल्ट काम जाके या चेंज मांगते थे आप जाके, नॉट दैट कंपनी इज गिविंग यू, राइट? बोथ वेज, मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी कि एक बीटेक फिर IIT का इंसियाड का बंदा, भाई तुम भी नहीं करोगे तो कौन करेगा। हम्म। जब मैंने IIT किया तब कंपनी में 100 लोग थे, या इनफैक्ट पहले 10 साल कंपनी के आई वॉज द ओनली IITian इन द कंपनी। बाकी तो एवरेज BCom या टू बी फेयर एक C क्लास सिटी के एक D क्लास कॉलेज से MBA करके, मतलब दैट्स हाउ वी यूज्ड टू हायर। कोई इतने पैसे तो होते नहीं थे कंपनी में, प्रॉपर सेल्स कंपनी चला रहे होते थे, तो उस रैंक का कोई था भी नहीं। तो यस, आई हैड दैट लग्जरी हम्म। कि 10 12 15 साल तक आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम IIT। बट उससे अपने आप दुनिया नहीं बदलती अनलेस यू वांट टू डू। ऑब्वियसली कंपनी ऑप्शन दे और आप करना चाहो। बट मैं फिर भी कहूंगा, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 20 22 साल में जिन्हें ऑफर दिया गया, हम्म। नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहूंगा हर आदमी को मिलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हर आदमी इक्विप्ड होता है, बट बहुतों को मिलते, नहीं करना चाहते। कंफर्ट जोन इज अ डिफिकल्ट प्लेस टू सर्वाइव, बट पीपल आर हैप्पी देयर। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज वीसी, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वीसी फंड क्या करता है? तो बाय द वे दे आर कॉल्ड AIF फंड या VC फंड, तो क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं उसका नाम हो गया, बट लीगली दे आर AIF फंड। 3 अलग अलग कैटेगरी होती है, कैट 1, कैट 2, कैट 3। कैट 1 इज टिपिकली फॉर स्टार्टअप्स, इक्विटी बेस्ड। कैट 2 में इक्विटी प्लस डेट दोनों पॉसिबल है। कैट 3 का मुझे डेफिनेशन नहीं पता, बट बाय सेबी रेगुलेशन 3 टाइप के फंड है। एक फंड जिसे आप VC फंड बोलते हैं, दूसरा फंड जिसे एंजल फंड बोलते हैं। VC फंड का इज लाइक म्यूचुअल फंड। आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर आपका लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है। VC फंड में अनलिस्टेड में, PPM में वैसे लिखा होता है वो लिस्टेड में भी कर सकता है, बट अभी उस कंफ्यूजन को अलग करते हैं इस पॉडकास्ट के लिए। तो VC फंड मैनेजर जो है वो अनलिस्टेड में करता है, म्यूचुअल फंड वाला लिस्टेड में करता है। दोनों का काम है कि खुद डिसीजन मेकिंग करना। लोग उन्हें पैसा देते हैं विश्वास से, लोगों का काम है भाई सिर्फ रिटर्न्स लेना, मुझे क्या करना तुम किस कंपनी में डाल रहे हो। दैट्स VC फंड। उसी का सबसेट एंजल फंड है जो इक्विटी के बराबर है। आपके पास अलग अलग स्टार्टअप आएगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रेजेंट करेंगे। आप स्टार्टअप देखेंगे, आपको जो पसंद है आप इन्वेस्ट करेंगे। सेम लाइक इक्विटी, आपको टाटा में करना है, बिरला में करना है, अदानी में, यू हैव ऑल दस कंपनी। आपके पास सबका डाटा है। कितना कोई पढ़ पाता है, समझ पाता है, वो उनका डिस्कशन है। डाटा पब्लिकली अच्छे से अवेलेबल है। एंड देन समबडी इन्वेस्ट। सो दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक एंजल एक VC। इंडिया मार्ट का थोड़ा बताइए, ये जो इतने 22+ ईयर्स आपने बिताया, तो इंडिया मार्ट की यूएसपी क्या थी, उन्होंने कैसे अपने आप को इस लेवल पे स्टैब्लिश किया एज अ मार्केट? हर गेम में इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैन स्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। हम्म। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज क्या कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कब तक खड़े हो। तो इंडिया मार्ट डे वन से क्लियर था, या रेवेन्यू आना है, प्रॉफिटेबिलिटी होने, धंधा धंधे की तरह चलना है। आजकल जो स्टार्टअप फैड है, मैं तो स्टार्टअप वर्ल्ड में ही हूँ। हम्म। पैसे लो, पैसे जलाओ, करो, 2 साल बाद पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर और पैसे लो, उस मतलब कोई अंत होना पड़ेगा। तो इंडिया मार्ट शुरू से 30 35% एबिटा प्रॉफिटेबल है, यानी किसी के पैसे की जरूरत नहीं थी, अपनी डिसीजन मेकिंग थी, तो एक वो बहुत बड़ा प्लस है। नंबर टू, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 2001-2 तक भी 50% रेवेन्यू ट्रैवल बिजनेस का था। तो इंडिया मार्ट कोई डे वन पे B2B मार्केट प्लेस नहीं बना। हम्म। बट हर 5 साल में ये रिव्यू किया गया व्हाट नॉट टू डू। सॉफ्टवेयर बिजनेस से रेवेन्यू आता था शुरू के 4 5 साल, 5 साल बाद वो बंद किया। ईमेल सॉल्यूशन देते थे, वो करते थे, और हर फेज में चाहिए होता है अलग बिजनेस, क्योंकि आखिर में एम्प्लॉयज को सैलरी तो देनी है, कंपनी तो चलनी है।
यू कैन नॉट से ये होगा तो काम होगा। तो बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारे बिजनेस टाइम पे बंद किए टू कीप फोकस। दैट्स अ सेकंड सक्सेस स्टोरी। कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते थे, ईमेल सॉल्यूशन बनाते थे, वेबसाइट डिजाइनिंग करते थे, ट्रैवल वर्टिकल चलता था, उसके एडवर्टीजमेंट बेचते थे। शॉपिंग डॉट इंडिया मार्ट बनाया, बाद में इंडियन पोर्टल बना के अलग किया। एक्सपोर्ट इंक्वायरी का बहुत सारा बिजनेस था, जब गूगल लोकल हुआ उसे बंद करना पड़ा। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बिजनेस करते गए। हम्म। अलग अलग टाइम पे कोई बिजनेस जो रेवेन्यू का 10% से कम था उसे बंद भी करते गए, कि जो रेवेन्यू का 10% भी नहीं है उस पर फिर बाकी माइंड से नहीं लगा सकते। इट्स नॉट अबाउट मार्जिन, मार्जिन हो सकता है हाई हो, एड रेवेन्यू हाई मार्जिन बिजनेस है, बट अगर आपका टोटल रेवेन्यू ही 5 7 8% है, फायदा क्या करने का। बट वो ग्रो भी करने का तो लोग सोचते हैं ना। अगर दूसरा बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो हर साल ग्रो ही कर रही है। करेक्ट। आप अगर 25 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, अब तो लिस्टेड कंपनी डाटा अवेलेबल है, हम्म। तो 25 के 25 साल 30 35% एबिटा हुई है, और 25 से 30% एनुअल ग्रोथ हुई है। हम्म। तो ग्रोथ तो हो ही रहा था, जस्ट दैट वन बिजनेस इज गोइंग मच फास्टर देन अदर बिजनेस। हम्म। तो ऐसा नहीं है, मान लो ऐड का रेवेन्यू तो नहीं बढ़ रहा था, बढ़ रहा होगा 5% 10%, बट आपका B2B 50% बढ़ रहा है, तो जो ज़्यादा बढ़ेगा उसी पे तो फोकस कर पाओगे ना आप। सो आपने अपना इंडिया मार्ट का एक बहुत ही रिच जर्नी खत्म किया। इसके बाद क्या स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया? आप वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टमेंट में पहले आप गए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब आप एक कंपनी में 22 साल काम कर रहे हो, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि करना क्या है वो डिसाइड करना। तो आई थिंक बाय दैट टाइम आई इन्फॉर्म्ड इन द कंपनी जाना, एंड ऑब्वियसली आई नो 6 9 महीने लगेंगे बिफोर आई लीव। आई मस्ट हैव मेट लाइक 50 पीपल टू अंडरस्टैंड काम क्या करना है। मेरे भैया की एक एल्यूमिनियम केबल या एल्यूमिनियम रॉड की फैक्ट्री है बवाना में, वहां भी गया, चलो फैक्ट्री खोलते हैं। हम्म। So there are a lot of challenges in deciding कि what's next for you. And I was like 42 or 43 when I left. तो ऐसा भी नहीं कुछ संन्यास लेके घर बैठ जाओ, मतलब you have a long life ahead. तो बहुत सारे आकाश रिव्यू किए क्या करना है। हम्म। दो कीवर्ड क्लियर थे, एक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का आईपीओ हुआ था जुलाई 19 में, थैंक्स टू ऑल द ईसॉप देवर इनफ बैलेंस आई वुड से, ताकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। कितना पैसा बनाया, ये भी क्वेश्चन आते दिमाग में कि जो ऑडियंस हमारी देख रही है, जो एक लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के साथ रहना चाहेगी, एक जो एम्प्लॉय स्टार्ट से जुड़ा होता है और एंड ऑफ द डे अगर उस कंपनी का आईपीओ होता है बहुत सालों बाद, तो उसको वो कितना पैसा बना सकता है? आपका क्या रहा सक्सेस? नहीं पैसा बना सकता, वेल्थ क्रिएशन जॉब में नहीं हो सकती, अनलेस यू आर वेरी लकी कि आपने उतने साल काम किया, यू आर लकी कि आईपीओ हुआ, यू आर लकी कि ईसॉप है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। हम्म। एंड यू आर लकी कि आप आईआईटी से पढ़े, आप उस रोल पे हैं, आपको ज़्यादा इक्विटी मिली। करेक्ट। जॉब्स आर नॉट टू क्रिएट वेल्थ, जॉब्स आर टू सस्टेन योर लाइफ, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर इन दैट। बट आपका उसमें यू वर द टॉप 0.1% जिनको हो जाता है सक्सेस, लकी एंड ऑल। I would say that luck index was very high. So I would give a lot of credit to Dinesh ji, where he believes in wealth creation and distribution, हम्म। where he believes that people should get ESOP to make wealth, but then you are also good enough to be that in band. आप सस्टेन किए 22 साल। इंडिया मार्ट में आज भी 10 साल पुराने आज भी 200 लोग होंगे, क्या वो सब वेल्दी होंगे? होंगे नहीं। या जब मैंने छोड़ा 20 साल पुराने फिर 25 लोग थे। एंड आई एम नॉट सेइंग वेल्दी का कोई नंबर नहीं है मेरे पास, wealth can be a crore or 10 crore or 100 crore, I don't have a number to that, हम्म। but I'm saying yes, you have to be both side lucky in terms of the other side thinking कि यार wealth creation करना है, वरना you can take best of companies, you can take best of IPOs, कोई wealth creation करके नहीं जा रहा है, और कर भी रहा है तो कितना, पूरे इंडिया में हर साल 1,000 आदमी, और कितना, 5,000 आदमी, 10,000 आदमी, 140 करोड़ की आबादी में। तो जॉब्स इन जनरल फॉर 99% पीपल एनीवेज इज जस्ट सर्वाइवल ऑफ लिविंग, एंड सर्वाइवल इन अ ब्यूटीफुल वे। आई एम नॉट सेइंग कोई गरीबी में घर में कुछ जी रहा है, बट टू मीट योर एंड्स, दुनिया का कोई डाटा उठा लीजिए, एंटरप्रेन्योर वेल्दी बन सकता है, बिजनेसमैन वेल्दी बन सकता है, कोई भी एडवेंचर वेल्दी बन सकता है, जॉब वाला वेल्दी नहीं बन सकता। कोका कोला के सीईओ की आज भी जो सैलरी है, कोका कोला के इन्वेस्टर से 1000 टाइम लेस है। तो इन्वेस्टर मेक्स मोर मनी देन इवन द सीईओ मेक्स। ऑफ कोर्स। आपने कितना पैसा बनाया जब ये एग्जिट हुआ? आप मतलब क्योंकि उसके बाद आपने किया, काफी नंबर है, डिस्क्रीट काफी। काफी बनाया, राइट? अगेन काफी का कोई नंबर नहीं है। अपना इन्वेस्टमेंट फंड चालू कर पाओ उस लायक बनाया आपने? इन्वेस्टमेंट फंड पब्लिक का पैसा होता है, आप अपने पैसे से फंड नहीं करते। नहीं, एंजल इन्वेस्टिंग, आई मीन दैट आपने एंजल इन्वेस्टिंग आप कर पाओ। आकाश, अगेन दो अलग अलग थॉट्स हैं। जो अभी हम बिजनेस करते हैं, पहली बात लेट्स अंडरस्टैंड, वो पब्लिक का पैसा होता है, एक नया एसेट है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड 6 ही एसेट होते हैं मोटा मोटा, प्रॉपर्टी, गोल्ड, लिस्टेड इक्विटी जिसे आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, टीएमएस जो भी बोलते हैं, अनलिस्टेड जो स्टार्टअप है, क्रिप्टो हो गया, और फिर मैं उसे सेफ बेट बोलता हूँ, एफडी हो गया, और इस टाइप के हो गए। 6 मोटे मोटे होते हैं, उसके डिटेल में जाएंगे और निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एसेट क्लास है,
जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल करते हैं, तब जाके पैसे कमाते हैं। म्यूचुअल फंड तो पब्लिक डाटा होता है। हर आदमी जिसने कम से कम 7 साल इन्वेस्ट किया है, उसे कभी नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो म्यूचुअल फंड की कितनी भी ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कोई हर आदमी म्यूचुअल फंड में कमाए बैठा है। करेक्ट। इंडिया का 35 साल का एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न है 11%। जब आप एवरेज बोलते हो, इसका मतलब कोई म्यूचुअल फंड 5% भी दे रहा होगा, कोई 15 भी दे रहा होगा, कोई एवरेज तो तभी आएगा। करेक्ट। 5% का मतलब इतने खराब म्यूचुअल फंड भी चल रहे हैं और चल ही रहे होंगे हम्म। करने के लिए। हम्म। बट आंसर इसकी 7 साल जो रुक गया, उसे नुकसान नहीं हुआ। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, हर एसेट में पैसे कमाने का पेशेंस लाइफ साइकिल होता है। सेम स्टार्टअप में है। स्टार्टअप में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल स्टार्टअप, जिसे एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हम्म। विच इज वेरी सेम टू इक्विटी। आप इक्विटी में एक कहते हैं, मेरे को इस कंपनी में पैसे लगाने हैं, मुझे 1 लाख लगाना है, 2 लाख लगाना है, 5, मान लो आपको टाटा के शेयर लेना है, टाटा केमिकल के, किसी के भी, हम्म। तो उसे लिस्टेड में इक्विटी बोलते हैं, अनलिस्टेड में एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इतना ही फर्क है। जो लिस्टेड इक्विटी है वो लिक्विड होती है, आज खरीदो कल बेचो। अनलिस्टेड में ऐसा नहीं हो सकता। लिस्टेड इक्विटी में यू कैन पुट एनी अमाउंट ऑफ मनी, अनलिस्टेड में मिनिमम 2-3-4 लाख रुपए से कम लगाने का फायदा नहीं होता। दूसरा तरीका होता है जैसे म्यूचुअल फंड होता है, जहां पर आप पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हो, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। करेक्ट। उसे स्टार्टअप में वीसी फंड बोलते हैं। बट कमिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये दोनों में लोगों के पैसे लगे होते हैं। इनडायरेक्टली आप फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो ताकि उनका पैसा सही जगह लगे, उन्हें रिटर्न आए। करेक्ट। तो इट्स अ बिजनेस फॉर यू। राइट। इट डजंट मीन्स कि मेरे पास क्या पैसे हैं वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। दैट्स नॉट द बिजनेस। एंजल इन्वेस्टिंग में अगर बोले तो वहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हो अगर आपने। दोनों में ही तो आई एम एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो। यस, दैट्स व्हाई आई सेड। मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, एक अलग साइड है। हम्म। दैट्स वन ऑफ द पार्ट। जो इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, हम्म। उसका एक सबसेट है कि मैं एंजल भी करता हूँ। मेरी थीसिस सभी को कहती है, एंजल इन्वेस्टमेंट जितना भी रिवॉर्डिंग और रिस्की है, 5 से 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करनी चाहिए। कई लोग प्रॉपर्टी सारी, जितना पैसा प्रॉपर्टी में लगाया, विच इज ओके, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इज नॉट एसेट क्लास, अभी तो नहीं है वो। इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा कभी जो जनता है उसका जोर नहीं था बहुत सालों से। सेविंग इकोनॉमी रही है हमेशा से। जो मेन एसेट क्लास वो जो इंडियन मानते हैं वो है प्रॉपर्टी और गोल्ड। तो क्या ये चेंज हो रहा है अभी? प्राइमरी इन्वेस्टमेंट सिखाया गया है हमें कि गोल्ड और प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया हमेशा कैश इकोनॉमी थी। मार्केट में तो आप कैश में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट पुरानी ही कितनी है। गोल्ड प्रॉपर्टी तो 5,000 साल से चल रही है। स्टॉक मार्केट कब लॉन्च हुई थी? म्यूचुअल फंड तो पहला आया ही 1991 में था। कुल 35 साल की तो इतिहास ही है, तो उसकी हिस्ट्री बहुत कम है। स्टॉक मार्केट, ओल्ड इंडिया स्टॉक मार्केट कितनी पुरानी है, जबकि प्रॉपर्टी लेना, गोल्ड लेना तो 10,000 साल से चल ही रहा है। शुरू से जो सिखाया गया, जब हमने नौकरी की, पहला काम किया मकान ले लो। ये नहीं बताया क्या म्यूचुअल फंड ले लो, क्योंकि अब तो सैलरी पे थे, वाइट पैसा था, कोई इशू नहीं था। तो वो सेकंड चैलेंज जो है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको कभी फाइनेंशियल लिटरेसी देता ही नहीं है। आपका स्कूल आपको नहीं सिखाता, आपका कॉलेज आपको नहीं सिखाते, आपके पिताजी आपको नहीं सिखाते, आपका बॉस आपको नहीं सिखाता। फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं, और दुनिया में ही नहीं है। हम्म। तो हर आदमी कर रहा है, मेरे दोस्त ने कहा तो करना। वो दोस्त क्या कर रहा है, वो खुद परेशान है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे खुद नहीं पता क्या होना है। और जितने बैंक्स और जितने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो कर रहे हैं कि मैं क्या कमाऊं, व्हाट इज इन फॉर मी। तो जब तक किसी का गेन है, तब तक वो एडवाइस तो ठीक हो ही नहीं सकती। हम्म। अगर बैंक वाला बेच रहा है क्योंकि मेरी टारगेट है, मुझे म्यूचुअल फंड बेचना है, तो वो बेचेगा जो उसका टारगेट है, वो नहीं बेचेगा जो सही है। एंड आई हैव ट्रैवल टू लाइक 15 कंट्रीज, फ्रॉम सिंगापुर टू दुबई। हर जगह ही प्रॉब्लम है। आपको एट बेस्ट आपको अपनी स्कूलिंग भी याद होगी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा कुछ ऐसा नहीं सिखाएगा विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस। विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, मतलब ओवरऑल यहाँ हो या बाहर हो, आप जैसे बोल रहे हो। बट मतलब मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ। आपको खुद अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा ऑन दीज एस्पेक्ट्स, आई बिलीव। मुझे अभी भी लगता है अपने आप से ज्यादा, आई स्टिल बिलीव ऑफिस इज अ बेटर प्लेस, पेरेंट्स आर बेटर प्लेस। हम तो बनिए लोग हैं, बट कभी घर में ऐसी कोई बात ही नहीं होती या हुई नहीं है। आई टॉक अलॉट विद माई किड्स। आई हैव 2 सन्स, 17-19 साल के 2 बेटे हैं। वो क्या करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें पता नहीं है ये इम्पोर्टेंट है। इट्स मेरा रोल है कि मैं उन्हें बता सकूं। हम्म। डिसीजन मेकिंग उनकी है। हम्म। आधी प्रॉब्लम होती है कि अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस हो रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है। पढ़ के ही पता चलेगा मेरे ख्याल से। वो जैसे म्यूचुअल फंड में ही बोले तो डायरेक्ट और रेगुलर, सेबी ने तो बहुत काम किया इस पे, विच इज़ वेरी गुड, कि डायरेक्ट और रेगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बेचते थे। करे कैसे कोई? मैंने पहला म्यूचुअल फंड लिया तो वो लिया जो मेरे दोस्त ने लिया था, उससे कोई रिलेशन नहीं था कि अच्छा था नहीं था, या उसको क्या 5 साल हो गए तो उसका रिटर्न क्या, कुछ नहीं पता। हम्म। भाई किसी ने कहा म्यूचुअल फंड तेरा कौन सा, ये है, अच्छा मैं भी कर लेता हूँ। आप एक जगह गए, वहां पे 500 स्कीम लिखी हुई है, किसी एक अकाउंट पे गए, आपको नॉलेज ही नहीं है, सेलेक्ट कैसे करूं? आपको नहीं पता, मल्टी कैप में करना चाहते हो, आप लार्ज कैप में करना चाहते हो, ये सब नाम लिखे होंगे।
जब तक लैक ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्ट इसलिए नहीं चल पाता। तो क्या करूँगा मैं एजेंट को, भाई तू बता, वो कभी डायरेक्ट बताएगा नहीं, उसकी तो इनकम नहीं है, उसके थ्रू करेंगे, उसके थ्रू भी करेंगे, वो किस पे लगा है आपको कुछ नहीं पता होगा। नहीं, नहीं विकास जी आजकल ना लार्ज कैप अच्छा चल रहा है। इज़ हिज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 18 महीने बाद जब लार्ज कैप अच्छा नहीं चल रहा, स्मॉल कैप है तो चेंज करे? मैंने तो करते नहीं देखा आज तक। तो विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू व्हाट दे आर सेइंग, बाय द वे गवर्नमेंट नहीं एजुकेट कर रही, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एजुकेट कर रही है, एमएफआई कर रही है, इट्स नॉट व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग। नहीं, सेबी आई वाज टॉकिंग अबाउट, सेबी नहीं कर, दे हैव डन सम रेगुलेशंस आप ऐड देखेंगे म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की ऐड है। सेबीज़ जॉब इज़ नॉट टू डू इन्वेस्टमेंट, टू डू रेगुलेशन ऑन दैट। दे जस्ट रेगुलेट कि लोगों का नुकसान ना हो। हम्म। द प्रोडक्ट इज गुड इनफ। सेबीज जॉब इज नॉट टू वेट कि स्टार्टअप अच्छी है, नहीं, स्टार्टअप जो पैसे लगाओ तो पैसे ढंग से जाएं, उसके आपके अकाउंट से ही जाएं, वाइट में ही जाएं, उसी के पास जाएं। उसके बाद एक क्यों ब्लू स्मार्ट होगा कुछ होगा, ये सेबी का रोल नहीं है। ऑफ कोर्स। एलआईसी का आईपीओ निकला, जिस दिन आईपीओ निकला उसी दिन उसका पीई 72 था। उसका बेस्ट कंपटीशन एचडीएफसी, उसका पीई 42 था। एलआईसी कह रहा है कि मैं बहुत सस्ता हूँ, मार्केट कह रही है तो बहुत महंगा है, वो 40% ड्रॉप हो चुका है। ऑफ कोर्स। 4 बैंक इन्वॉल्व नहीं थे, 4 बिग फोर इन्वॉल्व नहीं थे, हम्म। फिर क्यों आईपीओ आने दिया, क्यों पब्लिक का पैसा होने दिया? फ्रॉम माई साइड एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों होने दिया भाई? किसी के विम्स एंड फैंसी पे कि मैं सस्ता हूँ क्योंकि मैं सरकारी हूँ। जस्टिफाई कर दो कुछ भी डाल करके। 4 बैंक इन्वॉल्व ही होंगे, हम्म। ईएनवाई पीएनसी कुछ कुछ इन्वॉल्व ही होंगे, उसके बाद क्यों हुआ? हम्म। क्यों एक पेटीएम होने दिया, मालूम ही था हम्म। कि ड्रॉप होगा, क्यों होने दिया? तो आई थिंक while SEBI is one of the best financial institute worldwide in terms of security, in terms of compliance, in terms of boundary condition, बट कंपनी कैसा करेगी वो डिसीजन मेकिंग अभी भी इन्वेस्टर को ही लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी, कभी भी लेनी पड़ेगी। तो हाउ टू हेल्प दैट, तो नेवर एंडिंग है, बट दैट्स अगेन एंड दैट अप्लाइज इन एवरी एसेट। आकाश आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर तो कहेगा यही मकान सबसे अच्छा, ये रिटर्न है, ये ले लो, यही सबसे सस्ता है अभी। सस्ता भी है, अच्छा भी है, आरओई मिलेगा, ये होगा वो होगा, एंड यू हैव 50 अदर ऑप्शंस। डिसाइड तो आप ही को करना पड़ेगा, नोबडी कैन डिसाइड। स्टार्टअप एक्सेलरेटर क्या होता है? एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर आर वेरी अर्ली स्टेज प्लेटफॉर्म ऑब्लिक प्रोग्राम्स जो स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में हेल्प करते हैं, जहाँ 3 गोल होते हैं, फंडिंग, नेटवर्किंग और बिजनेस। शुरू के स्टार्टअप हमारा भी एक्सेलरेटर है, इवॉल्वेक्स एक्सेलरेटर। जब आप फाउंडर से मिलेंगे उसके पास ज़्यादा पैशन होता है, कुछ आइडिया होता है, उसके बाद ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। तो इन सबका ऑब्जेक्टिव होता है उसको ढंग से पीपीटी बनाने से लेकर, पिच की तैयारी से लेकर, पहला बिजनेस दिलवाने से लेकर सब काम करते हैं। तो एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर का काम है वो जो नर्सरी केजी के बच्चे का हाथ पकड़ के एक लेवल तक ले जाना, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो फाउंडर उसके पैशन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम तब तक रेवेन्यू भी नहीं हुआ होता, फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको लगता है भाई ये कर पाएगा और ये सही आइडिया जिस पे कर पाएगा। व्हेन वी इन्वेस्ट 60% इन्वेस्टमेंट फाउंडर पे होती है, 20% आइडिया पे, और 20% क्या है, इस आइडिया की इतनी मार्केट भी है। आई रिमेम्बर एक कंपनी आई थी हमारे पास, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था बहरों के लिए, ईयरफोन और ईयर ड्रम और समथिंग लाइक दैट, जो नहीं चलता, मतलब अच्छा सोफेस्टिकेटेड सा था। बट हमने जब रिव्यू किया, इंडिया में पूरी मार्केट ही उसकी साल की 50 करोड़ रुपए की है। मैं आज लगा भी दूंगा 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे या कुछ भी, तब वो 100% मार्केट एक्वायर कर लेगा तो भी 85 करोड़ रुपए रेवेन्यू हो सकता है। तो जो लास्ट 20% है, टैम बोलते हैं उसे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, क्या वो कितनी बड़ी है? अगर वो उतनी बड़ी नहीं है, जैसे क्लासिकल एग्जांपल जेप्टो, दे क्रिएटेड अ वंडरफुल कैटेगरी कॉल्ड क्यू कॉमर्स, $4.5 बिलियन की ट्रांजेक्शन करने लग गए हैं। उन्होंने सोचा होगा, मुझे नहीं पता, विद बेस्ट ऑफ रिगार्ड, क्रिएटेड अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बट देयर इज अ ह्यूज अपसाइड अवेलेबल जहाँ पे आप करो। तो एज वी से अर्ली स्टेज जो एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर है, वी इन्वेस्ट 60% इन फाउंडर, 20% इन आइडिया एंड 20% मार्केट कितनी है। ट्रांजैक्शन क्या होता है इसमें? इक्विटी कितना जनरली डाइल्यूट करवाते हैं या क्या, और सपोर्ट में क्या मिलता है? उसमें कई मॉडल हैं यार, ऐसा नहीं है इक्विटी डाइल्यूट होता। तो अभी तो बहुत सारी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, समृद्धि स्कीम है और 2-3 और स्कीम है जिसके अगेंस्ट 20 से 40 लाख रुपए ग्रांट है, फ्री ग्रांट। हाँ, स्टार्टअप इंडिया वगैरह। स्टार्टअप इंडिया में अटल इंक्यूबेशन स्कीम्स एंड बहुत कुछ चल रहा है। करीबन 4-1 हज़ार करोड़ का ग्रांट गवर्नमेंट हर साल देती है। कहाँ पहुँचते कितना वो सब मुझे नहीं पता, बट मिलता है, बहुत लोग को मिला हुआ है। सेकंड, कई लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट एज अ मेंटरशिप इक्विटी लेते हैं कि यार हम ग्रो करवाएंगे, वो सब भी चलता है, विच इज़ फेयर आस्क कि भाई मैं आपको एक लेवल तक ले जाऊंगा, इस बात की इक्विटी मैं लूंगा। थर्ड इज इक्विटी अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम लोग का मॉडल है, हम 25 से 30 लाख रुपए लगाते हैं, 5% इक्विटी लेते हैं, बट फिर गोल है कि आप ही का अगला राउंड 1 साल में करीबन 3x वैल्यूएशन पे करेंगे। तो सी, क्योंकि आप तभी कमा पाओगे जब वो कमा पाएगा। पहले फंडामेंटली कोई भी धंधा धंधे की तरह ही चलेगा। करेक्ट। फाउंडर नहीं कमाएगा, कंपनी नहीं कमाएगी, तो आप इक्विटी 50% ले लो, करोगे क्या उसका? गोल हर इन्वेस्टर का, हर वीसी का, हर एंजल का, हर एसेलेटर का एक ही हो सकता है कि तुम ग्रो करो।
कोई भी इक्विटी का करोगे क्या? इक्विटी तो उस कंपनी की है ना, कंपनी नहीं ग्रो करेगी तो आप करोगे क्या? आई थिंक देयर गोल इज टू बेट ऑन वेरी अर्ली स्टेज, लॉट ऑफ टाइम तब रेवेन्यू भी नहीं हुआ होता, तो उस लेवल तक भी करते हैं जिसे आप प्री रेवेन्यू और वो सब बोलते हो, बट विद द यूज केस की एक लेवल तक ले जाए, स्टेबिलिटी करा सकें, शुरू के कस्टमर दिला सकें, प्रोडक्ट फिटमेंट कर सकें, उसको एनेबल कर सके कि अच्छा पिच डेक कैसे बना, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे करे, ताकि जब वो फिर मैच्योर ऑडियंस के सामने जाए हम्म, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन और पैसे रिलीज कर पाए। हम्म। दैट्स अ ब्रॉडर गोल फॉर एनी एक्सेलरेटर। डिफरेंस क्या होता है अगर चेक साइज की बात करें एक वीसी फंड में, एक एंजल इन्वेस्टमेंट में और स्टार्टअप एक्सेलेरेटर में? आपने बताया आप कितना करते हो, बट जनरली क्या टिपिकल होता है? मैं इंडिया की बात करता हूँ, यूएस इज मच मोर मैच्योर इकोनॉमी, ज़्यादा बड़े चेक होते हैं, बट हमारे टिकट साइज में बोलो, हम एक्सेलरेटर में 25 से 30 लाख रुपए देते हैं। हम्म, एंजल में हमारा स्वीट स्पॉट 1 करोड़ रुपए है, हम्म, और वीसी फंड में 3 से 4 करोड़ रुपए, $500,000। अलग अलग फंड के अलग अलग साइजेस होते हैं, आई एम नोबडी टू कमेंट, क्राइटेरिया भी अलग है, साइजेस भी अलग है। मैं ऐसे फंड्स को जानता हूँ जो कहते हैं हम सिर्फ क्लाइमेट स्टार्टअप्स में करते हैं, हम्म। एक फंड है जो कहते हैं हम सिर्फ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन में ही करते हैं। निश है, उनका निश के हिसाब से। निश्चय इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री दे कैटर, फॉर एग्जांपल वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक, हम किसी में भी करते हैं, तो वो निश होता है। फिर निश होता है आप किस स्टेज में करते हैं, तो इवन हम तीनों व्हीकल से जब करते हैं हमारा अर्ली स्टेज का ट्रैक्शन ज्यादा है। ऐसे फंड है जो सिर्फ सीरीज ए ही करते हैं, ऐसे फंड है जो प्री आईपीओ ही करते हैं। तो अगेन सेकंड थीसिस इज बेस्ड ऑन किस लेवल पे करते हैं आप, पहला थीसिस इंडस्ट्री का, दूसरा लेवल का, तीसरा फिर चेक साइज का। तो आप जितना लेट करेंगे उतनी हाई वैल्यूएशन होगी, तो आप एक 500 करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ लगाओगे तो कुछ होना नहीं है आपका। हम 50 करोड़ की कंपनी पे 5 करोड़ लगाते हैं, तो वही हम वी ट्राई की 5 से 10% इक्विटी मिले, तो फिर चेक साइज उतना बड़ा होना पड़ेगा। तो आई नो फंड जिनका एवरेज चेक साइज 5 मिलियन का होता है। तो कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं है, हर चीज थीसिस बेस्ड है। बार बार आकाश, मैं बात कहता हूँ, फंड चाहे एंजल हो वीसी हो, इट्स अ फिड्यूशियरी जॉब, जहाँ पे गोल एग्जिट होता है, गोल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पहले वो फंडामेंटल थीसिस क्लियर रहनी चाहिए। गोल इज एग्जिट, गोल इज रिटर्न्स, गोल इन्वेस्टर क्या कमाए। आप फंड 10 करोड़ का लाओ, 10,000 करोड़ का लाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम्म। एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। और ये कुछ टाइम फ्रेम पीरियड रहता है ना वीसी का? जैसे आपने स्टेजेस बोले, तो हर फंड का अब एक रहता होगा कि मुझे इतने टाइम में ये एग्जिट, मतलब 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, और या स्टेजेस के हिसाब से कैसे रहता है? वीसी फंड जब आप अप्लाई करते हैं सेबी से, तो फंड का एक लाइफ टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा फंड जैसे 7 साल का है, तो टिपिकली फंड 7 से 12 से 15 साल कुछ भी हो सकते हैं। जितना फंड का लाइफ टाइम है उसके बाद फंड क्लोज होकर के एग्जिट देना ही होगा। हम्म, वीसी फंड आर क्लोज एंडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड आर ओपन एंडेड, आप कभी तक भी लगाते जाओ, कभी तक भी निकालते जाओ। ऐसी जो एंजल फंड है वो भी ओपन एंडेड होता है, वहां पे एग्जिट की कोई कंपल्सन नहीं, बट वीसी फंड्स में लिमिट होती है। वो उस दिन डिसाइड होते हैं जब आप फंड अप्लाई करते हैं, सेबी से आप अप्रूवल लेते हैं। हमारा फंड अविन्या वेंचर्स, हमारा फंड 7 साल का। आई नो ऐसे फंड जो 9 से 10 साल के भी हैं, एंड ऑल दीज आर लीगल। सी अच्छी बात है, ये सब लीगली कंप्लायंट है, सब कुछ सेबी रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं मस्ती में मैं तो 7 साल में दूंगा, तुम तो 9 साल में दोगे, ये डे वन पे लिखा होता है जिस दिन आप पैसा लेते हो इन्वेस्टर से या सेबी से लेते हो। सो ऑल दैट इज प्री डिफाइंड। हम्म, आपने अपने थीसिस के हिसाब से लिया होता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, मुझे इतना ग्रो करना है, और जितना टाइम आप लेंगे, रिटर्न्स हमेशा आईआरआर या सीएजीआर में गिना जाता है, कंपाउंडेड। आप 7 साल में 20% देना चाहते हो, 9 साल में तो उतने ज्यादा पैसे देने, वो तो आपका डिस्क्रिप्शन है एज अ फंड मैनेजर। इन्वेस्टर को एक ही चीज से मतलब है, रिटर्न्स। अभी फंडिंग विंटर चल रहा था लास्ट एक डेढ़ साल से, 2023 तक बहुत अच्छा फंडिंग हुआ, और उसके बाद एकदम से फंडिंग में डाउन हुआ, फंडिंग डिप हुआ। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी कैसा चल रहा है मार्केट फंडिंग के, स्टार्टअप फंडिंग के हिसाब से? मेरा नोशन कहता है फंडिंग विंटर इज फॉर अ सर्टेन एसेट, देयर इज नो फंडिंग क्रंच इन वर्ड। हम्म। पैसा तो लोग कमा ही रहे हैं। नहीं, फंडिंग कम होने लग जाती है जनरली। फंडिंग कम इन अ सर्टेन सेक्टर, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी गोल्ड। तो पैसा जो कमा रहा है, मैं अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरा साल का 1,000 करोड़ का बिजनेस है, मैं 50 करोड़ प्रॉफिट कमा, मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं तो कमा ही रहा हूँ। जस्ट दैट एक साल मेरा मूड बदल जाता है कि भाई मैं स्टार्टअप को नहीं दूंगा, मुझे कुछ खराब न्यूज आ रही है अगले साल में, इसको नहीं दूंगा। तो आई थिंक वो जो विंटर है, हाँ वो स्टार्टअप के लिए विंटर था, क्योंकि जितने फंड्स ने जो रिटर्न कमिट किए, उसका एक्सक्यूज आप कोविड ले लीजिए, उसका एक्सक्यूज अच्छी कंपनी ले लीजिए, वो नहीं दे पाए तो इन्वेस्टर कहता है भाई रुक जाओ, 2-3 साल फिर करेंगे। तो विंटर इज जनरली बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिटर्न्स दैट यू हैव गिवन टू हिम, क्योंकि इन्वेस्टर कोई पैसा इन एसेट क्लास में घर ले जाने के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करता। इन्वेस्ट करता है, मल्टीप्लायर आता है, वापस आता है, भाई फिर दूसरे फंड में ले लो। अभी हाल फिलहाल में मुझे दो चैलेंज दिखाई देते हैं। एक जो अभी पॉलिटिकल चैलेंजेस दिख रहे हैं, जितनी वॉर्स हैं, जितना ये दे डोंट स्टेबलाइज एनीथिंग, पीपल बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते हैं, सडनली गोल्ड और सडनली एफडी ज्यादा होने लग जाते हैं, विच आर सेफर बेट्स। तो एक वो डायरेक्शन दिखाई देती है।
सेकंड, जब एक साल बायजूस कोलैप्स हुआ, अगले साल गो मैकेनिक कोलैप्स हुआ, अगले साल ब्लू स्मार्ट हुआ, एंड दीज आर नोन नेम्स, दे पुल अ लॉट ऑफ मनी बैक। एक इन्वेस्टर जो रिंग फेंसिंग कर रहा होता है, सोच रहा होता है, वो और ज्यादा रुक जाता है ऑब्वियसली। विदाउट पुटिंग अ ब्लेम ऑन दी स्टार्टअप, क्या हुआ क्यों हुआ, अभी वो सब बात नहीं करते। वो स्टार्टअप हो, वो चाहे लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी आप देखेंगे हर साल 10 बंद होती है, जिसकी खबर नहीं आ रही किसी को। स्टार्टअप में हल्ला ज्यादा मच रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो निफ्टी 500 और या निफ्टी 50 हर साल चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि कोई एक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। हम्म। तो ऊपर वाली नीचे जाती है, नीचे वाली बंद हो जाती है, नीचे वाली, मतलब दैट्स अ गेम, दैट्स हाउ कंपनीज वर्क। बट परफॉर्मेंस और डिफरेंट एथिकल और जो चीज़ें हो जाती है स्टार्टिंग में, वो डिफरेंस हो गया। उस पे आते हैं, बट आई एम सेइंग अगर एक बैड स्टोरी है तो कोई 10 सक्सेस स्टोरी तो है ही। आप एक स्टोरी के बीच में अपना डिसीजन मेकिंग एक एसेट क्लास के लिए नहीं कर सकते। सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर 30 साल से $65 पे चल रहा है। लोगों ने क्या जल्दी लेनी बंद कर दी? ग्रोथ तो हुई नहीं। इंडिया में सिल्वर सिर्फ एक वजह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि रुपये और डॉलर डेप्रिशिएट करता है, वरना सिल्वर का तो 30 साल से प्राइस नहीं बढ़ा था, तो क्या लोग खरीद नहीं रहे? तो आई थिंक लॉट टू डू विद इमोशंस, लॉट टू डू विद डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सेम स्टार्टअप्स में भी है। अगर किसी को ये मुझे पैसे बचाने, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, कल क्या होगा, तो भाई गोल्ड में लगाओ, फिर एफडी में लगाओ। नहीं तो आई रिमेन वेरी वेरी पॉजिटिव, आई रिमेन वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन इंडिया एज ए इकोनॉमी एंड एनी एसेट क्लास फॉर दैट मैटर। अगले 15-20 साल कहीं नहीं गए, जिसमें समझ आए उसमें पैसे लगा दो। मैं काम मेरा स्टार्टअप का, बट एज ए इन्वेस्टर ऐसे जिसमें पैसे लगाने कमाओगे, उसका नाम म्यूचुअल फंड है, उसका नाम गोल्ड है, उसका नाम जमीन खरीद लो। सेंसेक्स नहीं समझ आता, सेंसेक्स के शेयर ले लो। अगर आपको अदानी टाटा नहीं समझ आता या वटेवर नहीं समझ आता, इनफ मनी टू मेक फॉर दोज हु हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट। पैसा अगर जाई ईएमआई में रहा, जाई गाड़ी के लोन में रहा, तो उसका तो जवाब नहीं है मेरे पास। इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है। इंडिया इज ब्यूटीफुली प्लेस फॉर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया से पैसे बनेंगे, सबके बनेंगे। पेशेंट कैपिटल है, हर एसेट क्लास रुकना पड़ेगा। तेजी में आज खरीदा कल बेचा, वो तो कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। आई सी दैट आप ब्लू स्मार्ट में एंजल इन्वेस्टर भी थे। थोड़ा सा उस केस को पूरा बताइए, ब्लू स्मार्ट में क्या हुआ, और आपने तो बहुत क्लोजली देखा होगा सिंस यू आर इन्वेस्टेड इन इट। तो मैं उतना ही बताना चाहूंगा जितना पब्लिक है। मतलब वी आर ऑल्सो a part to as a syndicator and all that. One startup is a risky asset class. रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मुझे स्टार्टअप फेल होने की टेंशन कभी नहीं हुई, बट स्टार्टअप कंप्लायंस पे फेल हो, वो स्टार्टअप हो, वो लिस्टेड कंपनी हो, टोटली टोटली अनएथिकल फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर पीपल हु बिलीव इन दैम। कंपनी करना चाह रही है, फाउंडर मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं, नहीं चला, very fair ask. But between so-called blue smart fiasco or anything, I have a very strong observation, यार ethical नहीं हो सकता। आपका बिजनेस फेल हो गया, आपकी मेहनत फेल हो गई, आपने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, बात समझ में आती है। चोरी नहीं बर्दाश्त, कंप्लायंस नहीं बर्दाश्त, इरेगुलरिटीज नहीं बर्दाश्त। मैंने इन्वेस्टर का पैसा लेकर अपना घर बना लिया, ये नहीं, दिस इज बिलो द बेल्ट। मतलब मैं तो बोल के कहता हूँ बनिया आदमी हूँ, एथिकल काम करना है, किसी का पैसा लेकर के नहीं कमाना मुझे। वी हैव रेज फंड फॉर आवर ओन कंपनी। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर है, जब तक मैं इन्वेस्टर नहीं कमाएगा, मैं नहीं कमाऊंगा। दैट्स हाउ इट शुड वर्क। इट शुड वर्क। बाकी एथिक्स की कोई लाइन नहीं होती। पीपल की पास की मल्टीप्लाई आएगा, मैंने तो कुछ भी आएगा, मैं इन्वेस्टर से पहले मेरे घर में मेरा पैसा नहीं आएगा। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। और कोई कानून नहीं है, नोबडी स्टॉप्स मी कि नहीं ले सकता, मैं अपनी इक्विटी बेच के ले सकता, बट जस्ट सम मोरल ग्राउंड्स, तो वहां पे वो बिलो द बेल्ट है। तो ब्लू स्मार्ट फेल हो गई, परेशानी नहीं है मुझे एज ए इन्वेस्टर। जिन वजह से फेल हुई वो अनवारंटेड है। कितने साल पहले ब्लू स्मार्ट में एंजल इन्वेस्ट किया था? मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए। अभी जब आपको अर्ली पता चला, मार्केट से पहले पता चला, या आपको मार्केट के साथ ही पता चला जब हुआ? ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब और पता लग भी गया 3 महीने पहले, करोगे क्या। मतलब ऐसे केसेस में इन्वेस्टर क्या होता है, वो वापस पैसा ला पाते हैं, वापस फंड में कुछ कर पाते हैं? केस जैसे यहाँ तो एनसीएलटी अगर लग गई, एनसीएलटी का मतलब बैंक्रप्सी लॉ हो जाएगा, तो जब पैसा है ही नहीं तो लाओगे कहाँ से? वर्सेस अगर वो केस नहीं चला, किसी और ने कहा बीपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो कहते हैं हम बाय आउट कर लेते हैं, हम फाउंडर बदल देंगे, कंपनी फिर भी चलाएंगे, तो लगता है 5 साल रिकवर हो ही सकता है। मतलब कंपनी खड़ी हो गई। क्लासिकल एग्जांपल, कैफे कॉफी डे, द पर्सन कमिटेड सुसाइड, वाइफ ने कहा मैं चलाऊंगी, चलाई नहीं, सॉरी मुझे फाइनेंशियल नहीं पता, बट देयर ऑलवेज अ वे टू रिकवर थिंग्स एंड डू इट ब्यूटीफुली। तो अगर वो हो जाएगा, कंपनी ग्रो करेगी, तो इन्वेस्टर की इक्विटी तो वहीं की वहीं है, वो तो फिर रिकवर हो जाएगी। कंपनी ही बंद हो गई, फिर रिकवरी किस चीज़ की? तो वो भी पता लगेगा। आई थिंक ऑल द थिंग्स आर स्टिल अंडरगोइंग, सेबी के अंडर है, बहुत टाइम लगेगा, बट अगर रिकवर होके कोई खड़ा करना चाहेगा तो कंपनी अब अभी भी चलेगी। दे हैड अ वंडरफुल प्रोडक्ट, देयर वाज अ डिमांड इन द मार्केट, राइट। ईवी टैक्सी, जीरो कैंसलेशन, नो सर, एवरीथिंग वाज गुड। अब वो जेंसॉल ब्लू स्मार्ट क्या हुआ क्यों हुआ, सॉरी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, बट एनीथिंग अनएथिकल इज अनवारंटेड, दैट्स माय ओनली मैसेज।
आई एम सेइंग स्टार्टअप जर्नी में 9 साल की जर्नी मान के चलो आप। पहले 3 साल सिर्फ बुरी खबर ही आएगी। ये कंपनी बंद हो गई, ये चल नहीं रही, इसका ऐसा हो गया। अगले 3 साल वो आएँगी जो स्टेबलाइज़ हुई, अच्छी हुई, और एक्चुअल जो विनर है, हम्म, वो छठे से 9वें साल ही खबर आएगी, जो एक्चुअली आपको 100x दे पाएगा। कोई ऐसी कंपनी 75 साल में पैदा भी तो हुई हो, जो 5 साल में 100x कर दे। तो एक-एक बच्चे को उतना बड़ा होने में उतना टाइम चाहिए, सो इट्स अ पेशेंट कैपिटल, वो रुकना ही पड़ेगा। तो मेरी जर्नी ही इन्वेस्टमेंट की 3 साल है, मैं 3 साल में सोचूँ कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मी एज़ अ इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग। राइट। तो जर्नी अगर ऐसी जर्नी कोई नहीं एनविसाज कर सकता, उससे स्टार्टअप में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सम क्रिटिक्स से दैट एंजल सिंडिकेट्स डाइल्यूट्स अकाउंटेबिलिटी, तो आप जो है सो कैसे इंश्योर करते हो कि ये फाउंडर्स का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो मिलता रहे? कोई गारंटी ले सके, कोई नहीं ले सकता, और वो मैं लिस्टेड कंपनीज की भी बातें करता हूँ। सिंडिकेट्स और वीसी फंड एंश्योर्स बेटर कंप्लायंस, एंश्योर्स बेटर विजिबिलिटी, एंश्योर बेटर लुक ऑन द डाटा। नोबडी कैन गारंटी वो डाटा अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप में तो वैसे वैसे भी आप कोई सीए से ऑडिटेड रिपोर्ट हर साल ऐसा तो कुछ बना नहीं रहे, कोई क्वार्टरली कंपल्सरी नहीं है। So there can be a lot of below the belt items here, but just that VC fund and syndicates ensure better due diligence, ensure better filter at the time of investment, ensure better constant connectivity between investors and founder, ensures every quarter report आते रहे, data visibility बनी रहे. That's the best job all the syndicates can do versus एक रैंडम स्टार्टअप में एक इन्वेस्टर ने कर दिया, फिर फाउंडर भाग गया, वर्सेस दैट इट्स मच 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 मोर सेफर। कोई गारंटी ले सकता है, वो कोई प्लेटफॉर्म किसी चीज की गारंटी ले सकता है। आपने बहुत सारे अच्छे कंपनीज में भी जो अब वेल नोन है, जैसे एनएससी इंडिया हो गया या ओला हो गया, ऐसे में भी इन्वेस्ट किए आपने बहुत सारे। आपका बेसिकली फ्लैग क्या होता है, मतलब क्या मेट्रिक्स आप देखते हो जब आप एंजल इन्वेस्टिंग करते हो? मैं तो हंच पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मैट्रिक्स पे नहीं करता कभी। तो एनएससी, यस, एनएससी इज अ मोनोपोली बिजनेस, एज सिंपल। डुओपोली बोल लेते हैं, चलो। आई थिंक बेटर कर रहा है, मेरे को देखता है बीएससी से तो ज़्यादा बेटर कर रहा है। रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, मार्केट शेयर ज्यादा है। वर्ल्ड वाइड मोनोपोली डुओपोली बिजनेस कभी नुकसान नहीं करेंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस पॉइंट जिस पे आपने खरीदा। हंच क्या, आप क्या देखते हो, ऐसा आप हंच कैसे ले पाते हो एंजल इन्वेस्टिंग में? नहीं, बहुत सारा हंस फाउंडर का होता है। 5 इन्वेस्टमेंट है, फाउंडर को जानता हूँ, आई जस्ट बेट किया, तुझे जानता हूँ, 20 साल से कुछ कर ही देगा। बाकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मेरी जहाँ पे वी फाउंडर सर्कल ने एज अ प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किया। करेक्ट। तो अगर मुझे अपनी क्यूरेटेड कंपनीज पे विश्वास नहीं है, तो मार्केट में तो किस पे होगा, तो वहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई। तो वहाँ से आप इन्वेस्ट कर लेते हो कम्युनिटी से? 50-60% जो वी फाउंडर सर्कल या इवॉल्व जो क्रिएटेड है वो है, या ज़्यादा ही होंगी 70%, बाकी 30% बाहर से। ऐसा क्या रेड फ्लैग देखते हो जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हो, जिसको देख के आपको क्लियर नो रहता है कि ये तो नहीं चाहिए? तो मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं बताता, बट एज अ प्लेटफॉर्म वी हैव 5 डिफरेंट राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग। एक एक्सेल बेस्ड होता है, फिर लीगल ड्यू डिलिजेंस है, फिर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, फिर आईसी बोर्ड है। हर प्रोसेस के रेड फ्लैग डिफाइंड है कि अगर रेड फ्लैग में ये आ गया तो सीधा नहीं इन्वेस्ट होगा। फिर जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए, क्या रेड फ्लैग हो सकता है? किसी का कोई लोन चल रहा है, उसने नहीं बताया। किसी के फाउंडर में कोई लेट से कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ कोलिजन चल रहा है। किसी के शेयर होल्डिंग में किसी के मामा चाचा ताऊ को दे रखा है, द स्ट्रक्चर में नॉट बी क्लियर। सारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसी और कंपनी में बुक कर रहे हैं, ये यहाँ हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर मल्टीपल रेड फ्लैग। लीगल रेड फ्लैग अलग होते हैं, फाइनेंशियल अलग होते हैं। हम्म। तो दे आर एब्सोल्यूट रेड फ्लैग कि आ गया तो करना ही नहीं है। वाइल द फाउंडर में से और द मार्केट में से, नहीं यार बड़ी अच्छी कंपनी है, इसका तो 2 साल में 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा, वी डोंट बॉदर। हाउ हैज़ योर इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स, मतलब जब से आपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट चालू किया, क्या चेंजेस आए आपके इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग में? एज आई मैंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी वॉज टू बैड इंक्लूडिंग फॉर मी। मेरी पहली 10 साल इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी थी, फॉर अ सिंपल रीजन, मेरे दादाजी पिताजी भाई सबका प्रॉपर्टी का ही बिजनेस है, तो एक ही काम आता है, कुछ भी हो प्रॉपर्टी ले लो। 15 साल बाद समझ आए प्रॉपर्टी का कैगर 3% भी नहीं है, 4% भी नहीं है। जितने फ्लैट है नोएडा गुड़गांव में बेचे, हर एक आदमी लॉस में बेचने वाला है। लेकिन पुट इट वेरी ब्लंटली, राइट नाउ एवरी सिंगल पर्सन विल मेक लॉस। वाई? रिटर्न ही नहीं है ना। मतलब 2-3% तो रिटर्न हो जाता है ना? एफडी करा लो, मकान क्यों खरीद रहे भैया? आप इन्फ्लेशन जितना 6% भी नहीं कमा रहे, तो लॉस डजंट मीन्स एब्सोल्यूट लॉस। लॉस इज रिलेटिव। तो 4% एफडी होनी थी, तो उसके लिए मकान खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई, उसकी मेंटेनेंस, क्यों इतना सर दर्द कर दो? रेंट पे ले लो आराम से। तो आई एम सेइंग देयर विल बी लॉट ऑफ लॉस ऑफ मनी इन इंडिया। जितने गुड़गांव और नोएडा ये सब फ्लैट बिके, एंड इंडिया वाइड बिक रहे हैं, बाय द वे। फ्लैट्स में कोई पैसे नहीं कमाने वाला, और मिडिल क्लास को ये सिखाया जाता है कि पैसे हैं, एक फ्लैट ले लो। पैसे बनेंगे कैसे? उससे मैं वेल्थ क्रिएशन नहीं बोल सकता कि अपनी ऐसी की तैसी करा करके ईएमआई दे के कर लिया। प्री रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट तो अलग ही करेंगे ना, मतलब। कोई भी करना क्यों है?
यू आर इनटू दैट फिलॉसफी कि रेंट पे बढ़िया घर लेकर के रहो। माय फिलॉसफी की रिटर्न्स कहाँ है? आई एम नॉट कन्विंसिंग हियर कि आप रेंट पे लो। जो जिस मकान में रहना है उससे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोलता, वो संक कॉस्ट होती है। हाँ। वो आपको करनी चाहिए, आपको कंफर्ट है। मतलब आई हैव नो व्यूज। मैंने मकान ले रखा है, मैं कोठी में रहता हूँ, खरीद रखी है। मेरे हिसाब से संक कॉस्ट है वो, एक ढेले का पैसा नहीं मिलने वाला। वही मकान लेट्स से जस्ट एज अ नोशन नंबर, मैंने 5 करोड़ का लिया, वो 50,000 रुपये किराए पे मिल रहा है, 1 लाख रुपये किराए पे मिल रहा है। तो प्राइस तो इंडिया में रेंटल इनकम इज ओनली 1.5%। हुँ। या रेंटल जो आपको देना है वो 1.5% है। भैया 1.5% पे आप किराए पे लेकर के 4.5% एफडी करा लो तो भी कमाने लग जाओगे, वो पैसा खराब क्यों कर रहे हो? तो माई ओनली फिलोसफी ऑन इन्वेस्टमेंट इज ROI, no emotions attached. And I duly review my ROI every year after 31st March. In fact, आज सुबह ही एक्सेल खोल के बैठा, सीए ने भेजी। एंड एवरी ईयर आई डिसाइड कि भाई इसमें रिटर्न नहीं है, इसको मूव करो। हुँ। तो अगर वो आप कर लोगे, इट डजेंट मैटर आप किस एसेट क्लास में, जिसमें आपका कंफर्ट हो। किसी को लगता है जमीन ही लेनी है, वही मुझे पसंद है, इट्स ओके। बट आई नो अ गाय, उसने कहा जी दादाजी ने ली थी वो जमीन 8 लाख की थी, अब 8 करोड़ की हो गई है। बहुत अच्छी बात। कितने साल पहले ली थी? 60 साल हो गए। तो मैंने कहा कैगल क्या है, चलो 8 करोड़ की होगी, वो भी अच्छी बात है। कितने महीनों से 8 ही करोड़ की है, तो 2 साल हो गए, तो रखी क्यों हुई है? जीरो कैगल पे क्यों चला रहे हो? रहना है वहां नहीं, दादाजी गुजर गए, तो इमोशन किस चीज का है? मतलब जस्ट जस्ट टू पुट इट प्रैक्टिकली, हुँ। people don't earn money because we are more emotionally attached rather than ROI. My keyword generally is ROI, जहाँ पैसा बनेगा, at least इन्फ्लेशन से ऊपर बनेगा, वहाँ इन्वेस्ट करना है, and it may be any asset. Second, I'm a very high proponent of diversification. अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगेन आपको जो एसेट पसंद है, लेट्स से किसी को इक्विटी पसंद है, म्यूचुअल फंड, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबडी, लगाओ ना 50-60 पैसे वहां लगाओ, 100 में से 50 रुपये 60 रुपये वहां लगाओ, बाकी 40 रुपये फिर 3 जगह और लगाओ। अगर 60 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में लगाया तो 10 रुपये की जमीन ले लो, 10 रुपये का गोल्ड ले लो, जो भी आपको करना है। आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है, क्रिप्टो एकदम एंड प्रोडक्ट है। आई एम नॉट कन्विंसिंग दैट। वो तो जब आप कंफर्ट में आ गए, योर मनी बियॉन्ड योर डेली नीड्स, बच्चे की पढ़ाई हो गई, बच्चे की शादी हो गई, अब एक्स्ट्रा है, तो स्टार्टअप में दैट्स अ डिफरेंट एसेट क्लास। पर जो नॉर्मल एसेट क्लास है, लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते, एक ही एसेट में रहते हैं, उसका रिटर्न एनुअली गिनते ही नहीं है, सब इमोशनली चल रहा है। एक मकान मैंने लिया था, मुझे याद है 2008 में, 50 लाख रुपए, 48 लाख रुपए का था इंदिरापुरम में। 2020 में जाके बिका होगा, 80 लाख का बिका। एंड एवरीबॉडी वाज ग्लैड एट माई होम कि 50 लाख का मकान 80 लाख का बिका। आपने कैगार निकाला होगा। 2.5% 3% कैगर, अगर उसमें भी आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, उसमें आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी ये सब कर दो, तो 2% कैगर। और वो मकान था जो 90% मुझे क्लियर था, मुझे नहीं रहना है। प्योर इन्वेस्टमेंट। क्यों रखा रहा, क्यों नहीं बेचा, क्यों किसी ने जान नहीं ले ली कि बेच दो, समझ के परे। और ये मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा किया हुआ। अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी कब आती है, कौन देता है, कौन पूछता, कुछ नहीं करता। क्या सीए ने पूछा नहीं, पिताजी ने पूछा नहीं, बॉस ने पूछा नहीं? तो आई एम सेइंग वेरी वेरी बैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू कैन अर्न, एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट मेक वेल्थ। एंजल इन्वेस्टमेंट, किसी को स्टार्ट करना हो तो क्या टिपिकल अमाउंट होता है जो बेसिकली रिक्वायर्ड होता है कि वो उसमें जा सके, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा फंड अमाउंट चाहिए ताकि आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर पाओ, ताकि आपका एक सेफ बेट रहे। स्टार्ट में पैसे नहीं चाहिए होते। एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, लेट्स से 5 साल। 5 साल का मतलब 20 क्वार्टर। मेरी थीसिस कहते हैं 20 क्वार्टर में 20 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको पोर्टफोलियो बना। इंडिया में प्लेटफॉर्म है, 2-3 लाख रुपए पर स्टार्टअप अलाउड होता है, मतलब इससे कम तो वो भी नहीं करते, बट मान लेते 3 लाख रुपए एक बार के लिए। ठीक है। तो आप उससे मंथली 1 लाख रुपए की SIP मान के चलो कि आप मंथली नहीं क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हो, एक स्टार्टअप में कर रहे हो। बट 20 स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 ही 3 करने वाले हो, मेरा एक ही जवाब है, एक भी मत करो। आपकी हार्ड एंड मनी है, रिस्क नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हाँ, वही डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क हाई है ना। और वो डाइवर्सिफिकेशन मैं फिर कहता हूँ, वो इक्विटी मार्केट में भी उतना बुरा है। आपके पास 1 करोड़ रुपए शेयर लेने, तो 10-10 लाख के 10 शेयर ही तो लोगे। ये थोड़ा ना किसी एक का, मैं तो 80 लाख का, मेरे को किसने टिप दी है, मतलब फिर तो रिस्क है। जिसका काम ही है मेरे पास 10,000 रुपये EMI के, उसके लिए ये सब बातें नहीं है बाय द वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई एंट्री बैरियर नहीं है। बहुत लोगों को मैंने सुना जब 5 करोड़ होंगे तभी करूंगा, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप 20 क्वार्टर लीजिए, 20 स्टार्टअप का टारगेट रखिए, 3 से 5 लाख रुपए, किसी के पास ज्यादा 10 लाख रुपए पर क्वार्टर, मतलब मैं तो 3 ही लाख रुपए क्वार्टर का, यानी 1 लाख रुपए महीना, सब मिला करके लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी क्लोज टू 60-70 लाख रुपीज। तो आपको आज थोड़ा चाहिए, आज तो पहली स्टार्टअप पे ही 3 लाख रुपए चाहिए। तो एंट्री बैरियर, डिपेंडिंग ऑन किसके लिए 3 लाख ज्यादा है कम है, एंट्री बैरियर बहुत कम है। लोगों का अजम्पशन बहुत हाई है, 1 करोड़ बैंक में होंगे, 2 करोड़ होंगे तभी कुछ होगा, वो कुछ होने नहीं वाला। हम्म। तो एंट्री बैरियर नहीं है, बट पेशेंट कैपिटल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और डाइवर्सिफिकेशन है। 90% लोग बेसिक्स में फेल होते हैं।
और वीसी फंड के लिए इसी तरीके से एग्जैक्टली से वीसी फंड की मिनिमम एंट्री से भी रेगुलेटेड है 1 करोड़ रुपए। सारे के सारे फंड जितने होते हैं इंक्लूडिंग आवर वो लेते ही पैसे 3 से 4 साल में है। हुँ, क्योंकि आप जिस दिन इन्वेस्टर से पैसा ले लोगे आपका मीटर उस दिन शुरू हो जाएगा रिटर्न्स देने के लिए। हुँ, तो आप पैसे ही 3-4 ट्रांच में अलग अलग साल में लेते हो। तो मान लीजिए हमारा फंड है 1 करोड़ रुपए तो हम 20-30 करके लेंगे 4 ट्रांचेस 3 साल में। तो 20 लाख रुपए साल का देना है तो एंट्री बैरियर वो 20 ही लाख रुपए मतलब एक तरीके से। हाँ, वहाँ 20 लाख एक ही बारी में देना है, एंजल में वो 20 लाख भी आपको अलग-अलग महीनों में इन्वेस्ट करना है। हुँ। बट इतना ही एंट्री बैरियर है। उससे आप कंपेयर करोगे तो पीएमएस अगर आप खोलते हो, वहाँ तो 50 लाख रुपए मिनिमम है। वो भी अपफ्रंट देने हैं। वो यानी वो इससे भी बड़ा ज़्यादा एंट्री बैरियर है और एंड दैट्स इन इक्विटी मार्केट। इसमें कोई रेगुलेशन है बना हुआ कि जनरल पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा और एलपी लिमिटेड पार्टनर कितना अगर वीसी फंड में? एनीबॉडी हू इन्वेस्ट्स बेसिक 1 करोड़ रुपए बिकम्स अ एलपी बाय डिफॉल्ट। ओके। एलपी कितना करेगा का कोई अपर लिमिट नहीं होता। लोअर 1 करोड़ रुपए तो सेबी रेगुलेटेड है, उसके बिना आप वीसी फंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। जनरल पार्टनर फंड टू फंड होता है। हुँ, कोई आदमी 10% में जनरल पार्टनर बनाता है, कोई 40% में बनाता है। जनरल पार्टनर की डेफिनेशन सिर्फ ये होती है कि हु कैन जनरेट फंड्स फॉर द फंड। हू कैन मैनेज द फंड? मैनेज तो नहीं बोलूंगा, मैनेज तो फंड मैनेजर ही मैनेज करता है। जनरल पार्टनर डोंट मैनेज द फंड। ओके। The whole liability and discretion is with fund manager. General partner enable fundraise. In return, they get a part of the fees that happens. हुँ, In return, they get opportunity co-investment करने की। कैरिड इंटरेस्ट भी उन्हीं को फिर मिलता है ना? कोई रिटर्न से मैं कह रहा हूँ उसकी शेयरिंग होती है, कैरियर का एक पार्ट मिलता है उन्हें। उनके पास को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, ये सब एलपी के पास नहीं होती है। हुँ, मैनेजमेंट फीस मिलता है उनको उसके अलावा। कैरी मिलता है, मैनेजमेंट फी कम है, बट अगेन आई एम सेइंग हर फंड का अपना थीसिस है एंड कुछ भी चल सकता है। तो इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि मतलब 10% 40% ये फिक्स है कि मिनिमम इतना करना पड़ेगा एज़ अ जनरल पार्टनर? नो। हर फंड की अपनी डेफिनेशन है, वो जिसको जीबी बनाना चाहे बना सकता है। व्हाट फ्रेमवर्क्स डू यू जनरली हैव अगर आप सीड राउंड या सीड स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई फ्रेमवर्क आपके होता है हंच के अलावा? नहीं, हंच मैं एज ए इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। एज ए हाँ। कंपनी तो मैंने आपको कहा ना 5 स्टेप प्रोसेस है। एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला होता है पहले, जहाँ पे आप डालते हैं कि 70 नंबर से कम है तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। 70 नंबर? कुछ हमने अपने स्कोरिंग और क्वेश्चंस बना रखे हैं कि जिसके इसी में 70 मार्क्स नहीं है मान लो भाई नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप होता है लीगल ड्यू डिलिजेंस। थर्ड स्टेप होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फोर्थ स्टेप जो वहां तक पहुंच गया उसका फील्ड विजिट जा करके उसकी टीम, उसके को फाउंडर, उसकी वेयर हाउस, उसकी फैक्ट्री देख कर आना। फिफ्थ स्टेप होता है आईसी विच इज इन्वेस्टमेंट कमेटी। उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट होती है। तो एज अ कंपनी वो जो मैं हंच बोल रहा हूँ वो मैं एज ए इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। डोंट डोंट टेक मी रॉन्ग। एज अ कंपनी इट्स अ प्रोसेस। राइट। आर कन्वर्जन रेट आर एज लो एज 0.8%। यानी जब 1000 डेक आते हैं हुँ। तो 8 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। जब कोई आपको पिच देता है अबाउट, तो आप क्या देखते हो उसमें? क्या आपको सही लगता है वो जो आपके पैरामीटर्स का पार्ट रहता है, और क्या चीज़ें आपके पैरामीटर का होता है कि रॉन्ग फ्लैग आप देखने की ट्राई करते हो कि? क्यों उस कंपनी में करना है वो तो देयर लॉट एंड लॉट ऑफ मीटिंग्स हैपन। फिजिकल मीटिंग, जूम मीटिंग। तो कोई पूछेगा इसका फॉर्मूला, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वहां पर आप बहुत कुछ, वहां पर आप हंच फीलिंग लेते हो, उसके बाद आप उसे प्रोसेस में डालते हो। नहीं भाई ये मुझे समझ आ रहा है। वी जस्ट इन्वेस्टेड इन अ कंपनी लेट्स से व्हिच इज इन पेट फूड। ओके। वी इन्वेस्टेड इन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे व्हिच इज इनटू निश गॉर्मे फूड आइटम्स। अभी एक कंपनी जो टॉयज में है, अभी एक कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का रिप्लेसमेंट एक प्रोडक्ट बना रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, अभी एक में डाला जो डिफेंस में है। तो वेरी वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री, वेरी डिफरेंट फाउंडर्स, वेरी डिफरेंट मार्केट एंड रेवेन्यू। वो तो डिस्कवरी है आपकी। वो हमेशा मैनुअली होगी जितने लोगों से मिलोगे। जब आप पूछ रहे थे ट्रैवल करते हो, लॉट ऑफ माई ट्रैवल हैपन्स फॉर स्टार्टअप डिस्कवरी एंड इन्वेस्टर डिस्कवरी। हुँ, जाओगे, पूछोगे, मिलोगे तो ही लोग मिलेंगे। आपको लगेगा नहीं यार कुछ ठीक लगता है, फिर आप उसे अपने प्रोसेस की पाइपलाइन में डालते हो। शुरू के लिए मिलना तो दिल से मिलना पड़ेगा एक तरीके से। वो चाहे आप पर्सनली कर रहे हैं, चाहे आपकी टीम कर रही है। उसके वैलिडेशन प्रोसेस से हो सकता है, डिस्कवरी प्रोसेस से नहीं हो सकती। तो वी फाउंडर सर्कल का थोड़ा बताइए, कम्युनिटी आपने कैसे स्टार्ट किया? आप एज़ अ को-फाउंडर हो उस कंपनी में। हम लोग का थीसिस है कैसे इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट को डेमोक्रेटाइज कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। 140 करोड़ की आबादी में अभी 1 लाख ही लोग हैं जो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हैं। 1 लाख का 1.5 लाख होगा, इससे ऊपर तो नहीं है। सो 1.4 लाख पीपल इन 140 करोड़ पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। करीबन 20-22 हजार लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हैं जिन्हें प्रेजेंट करते हैं अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली 22 हजार लोगों ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा, बट कम्युनिटी बनाते जाए, साल में कम से कम 20
फिजिकल इवेंट कर रहे होते हैं, मास्टर क्लासेस विद अ सिंगल गोल, लोगों को एसेट क्लास समझा सके। कमरे के आने के बाद कौन इन्वेस्ट करता है कौन नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट होता है हमेशा आपका। हुँ, तो सारा थीसिस ही डेमोक्रेटाइजेशन, विजिबिलिटी एंड क्रिएटिंग मार्केट है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। मैंने कहा यार अभी 10 साल सब लग जाओ तो मार्केट क्रिएट हो जाए, दैट्स अ बिगर बाय प्रोडक्ट। मैंने पहले म्यूचुअल फंड के आपको नंबर दिए। इंडिया में अब 5 करोड़ लोग हैं जिसके म्यूचुअल फंड है, विच इज 3.5% ऑफ इंडियन मार्केट। बेस्ट ऑफ इकोनॉमीज दुनिया की, वहाँ 20 से 22% लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। यानी एक प्रोडक्ट जो 35 साल पुराना है, वहाँ अभी हम 35 साल बाद 3.5% पे पहुंच पाए हैं। उस 3.5% में भी 2.5% पिछले 10 साल में आया, जब से म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल मतलब आपने धोनी से लेकर तेंदुलकर से लेकर किसको नहीं पकड़ लिया, तो आप 1% आबादी को 3.5% पे ला पाए हो। उस प्रोडक्ट का जो सेबी कहती है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, रेगुलेटेड है, सेफ है, वर्सेस अब आप एक स्टार्टअप की बात कर रहे हो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेस पीपल नो। अभी तो मुझे लगता है 10 साल ट्रेनिंग का काम है। आई रिलेट दैट टू माई जर्नी इन इंडिया मार्ट 2000 से 2010। पहले एक आदमी को कैटलॉग बेचते थे, फिर उस आदमी को कंप्यूटर खरीदना सिखाते थे, फिर उसका ईमेल आईडी बनवाते थे, फिर उसे सिखाते थे ईमेल कैसे चेक करना है। 10 साल ट्रेनिंग चल रही थी। आज कोई बच्चा पैदा हो, उसे लगता है अरे व्हाट्सएप ही चल रहा है, मोबाइल ही चल रहा है, कुछ नहीं था। 5-6 साल तो 2005 तक मुझे याद है हमारे एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लगा हुआ था। इंक्वायरी आती थी, रात को प्रिंट आउट निकलता था, सुबह कुरियर होता था, क्योंकि जिस आदमी को इंक्वायरी है उसके पास ईमेल ही नहीं है, तो वो ईमेल जाएगी कैसे, तो खुद मतलब कागज में छाप करके इंक्वायरी भेजी जाती थी। आज किसी को कहो तो सोच के गिर जाएगा कि ऐसे कंपनी है। तो जब आप देखेंगे कैसे कंपनी ग्रो ही मैच्योर, बहुत बेसिक स्टेप कर कर करके करके वहां पहुंचे हैं। सेम वहां स्टार्टअप है। आज एजुकेशन चाहिए, लोगों को चाहिए। लोग टीयर 2 टीयर 3, हमारा 70% बेस फाउंडर्स का और इन्वेस्टर का टीयर 2 टीयर 3 है। हुँ। पैसा है लोगों के पास, उनकी इच्छा है वहां जाने की, पता नहीं है कहाँ से करें। उस मार्केट को बहुत हम कैटर करते हैं। तो बट अभी कोई 10 साल पूछे, माय ओनली आंसर इन दिस एसेट क्लास, उसका नाम है एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगी, पैसे तो आ ही जाएंगे। आप स्टार्टअप मिक्सर 2.0 जो सिडबी के साथ था, उसमें आपने टियर 2, टियर 3 इनोवेशन की बात की थी। तो आपको क्या लगता है वो कैसे इनोवेशन आ रहा है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में? लोग कहते हैं कि सारे स्टार्टअप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में होते हैं, लेकिन तो स्टार्टअप वहां होता है जहाँ पैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरत ले लीजिए। उसी का नाम ले रहा था मैं। तो सूरत में गौरव भाई सूरत ही रहते हैं। अगर आप 10 साल पहले बात करेंगे, ही वॉज पॉसिबली द फर्स्ट और द फर्स्ट 10 इन्वेस्टर्स। आज सूरत सूरत से 1,000 इन्वेस्टर है हमारे पास। हुँ, सूरत सूरत से जो इन्वेस्टी कंपनी है, 4 है हमारे पास। 4 में से 3 आज भी सूरत में ही बसी हुई हैं। आज वो बेंगलोर या बॉम्बे नहीं शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि पहले फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। आपको टीम भी हायर करनी है, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भी लोगों से मिलना है, आपको प्रोडक्ट बेचना भी है। तो पहली प्रॉब्लम फंड और दूसरी प्रॉब्लम ग्रोथ। अगर वो शहर देने लग जाएंगे, जो दे ही रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर के बाद हैदराबाद बहुत अच्छा निकल रहा है, सूरत अच्छा निकल रहा है, जयपुर अच्छा निकल रहा है, कोची अच्छा निकल रहा है, अहमदाबाद अच्छा निकल रहा है। अगर ये दो चीजें फुलफिलमेंट होती रहेंगी, तो दिल्ली जैसे इकोसिस्टम विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में 20 से 25 आएंगे और अगले 10 साल में आएंगे। पहली रिक्वायरमेंट इन्वेस्टर्स की है। वो जब तक हम टीयर 2 टीयर 3 जाके इन्वेस्टर नहीं पैदा क्योंकि इन्वेस्टर से खुद ही मिलके उनकी एफिनिटी होती है, लोकल पार्टनर में इन्वेस्ट करें, लोकल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। मैं हैदराबाद का आदमी, मैं दिल्ली की एक कंपनी में करूँ या हैदराबाद की, बाय डिफॉल्ट हैदराबाद करेगा, वो अपने आप बन जाएगा। बट उसके लिए टीयर 2 टीयर 3 जाना पड़ेगा, इकोसिस्टम इन्वेस्टर्स का बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट शुरू करानी पड़ेगी, फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप बन जाएगा। और ये देखा हुआ है हमने, 2-3 शहरों में देखा हुआ है, सूरत में देखा हुआ है, जयपुर में देखा हुआ है, कोची में देखा हुआ है, होगा। हमारी आज भी 70% इन्वेस्टमेंट्स जब की थी, तब स्टार्टअप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में नहीं था। मेरठ का फाउंडर है हमारे पास, बरेली का फाउंडर है हमारे पास, कोयम्बटूर का फाउंडर है। अब जाकर के 3 साल बाद, सेम फॉर दैट प्रॉब्लम की टेक्नोलॉजी के लोग नहीं मिल रहे, टीम अच्छी नहीं, फिर वो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर आता है। बट आप उसके रूट्स देखेंगे, वो यहाँ नहीं रहता था, वो तो अपने घर ही रह रहा था। और खासकर 3 साल पहले की बात करें, कोविड चल रहा था, वैसे भी घर पे ही था वो। तो क्या इनोवेशन नहीं हो रही थी? क्या स्टार्टअप कल्चर नहीं बन रहा था? बन ही रहा था। वीसीज़ और फॉरेन वीसीज़ स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो टियर 1 सिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में प्रेफ़र करते हैं, राइट? एक बायस्ड की तरह लगता है। आपने तो टियर 2, टियर 3 में भी किया है। वो जब इन्वेस्ट करते हैं तब स्टार्टअप टीयर 1 में होती है। लेट मी करेक्ट द स्टेटमेंट। वो टीयर 1 स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट करते। जब तक इन्वेस्ट करते हैं तब तक वो कंपनी टीयर 1 में रीशिफ्ट हो चुकी होती है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो टियर 2 से बन रही हैं, लेकिन उस पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आई डोंट हैव एग्जांपल्स। अभी हमने एक अहमदाबाद की कंपनी में इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्ट किया अपने वीसी फंड से। अहमदाबाद में बैठ के 350 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू कर रहा है और कह रहा है मुझे जाना ही नहीं बाहर गुजरात से। उसने 350 का 3,500 का कर ही लिया 5 साल में, तो कोई पैसा देगा ही देगा उसे। अभी भी 2 वीसी फंड ने इन्वेस्ट किया उसमें, हमारे अलावा भी।
Investing in smaller cities to investing in Delhi and Bangalore cities startups, क्या डिफरेंस है? बड़े सिटीज़ में एक तो हर आदमी को लगता है कि मुझे सब आता है और हर आदमी के पास एक्सपोज़र काफ़ी है, मतलब कनेक्ट्स काफ़ी हैं, लोगों को जानते काफ़ी हैं। छोटे शहर में 2 रिक्वायरमेंट है, एक आदमी की इच्छा है कि यार अखबार में वो जो नाम आ रहे हैं, मैं उन लोगों से मिल सकूँ, बात कर सकूँ। सेकेंडली अब उनके बच्चे उस उम्र के हो गए हैं, कॉलेज जाने वाले हो गए, 18 साल, 20-22 साल के, जो ज़िंदगी ही स्टार्टअप के नाम से चाहे इन्वेस्टमेंट चाहे खुद की शुरू करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी आस्क है। तो जब भी हम जाते हैं दोनों रिक्वायरमेंट आती है कि यार मैं एज़ अ इन्वेस्टर क्या करूँ? और मैं एज़ अ पेरेंट ऑफ अ पर्सन हू माइट बी इन्वेस्टर, हू माइट बी फाउंडर और ही वांट टू स्टार्ट हिज़ ओन कंपनी, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? वो दोनों आस्क है टियर 2, टियर 3 में। ये टियर 1 में ये दोनों आस्क नहीं है। टियर 1 में ज़्यादा आस्क कहाँ पैसे लगाने हो, कितना रिटर्न है, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन They're ज़्यादा more है, informed. कनेक्ट्स ज़्यादा हैं, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और उस वजह से आई थिंक मिसइन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा है। जो एक ऑब्वियस गैप आ सकता है वो भी ज़्यादा है। टियर 2 में तो अभी एजुकेशन का ही काफ़ी गैप है, एक्सपेक्टेशन का बहुत गैप है। जिस कंपनी में एक वीसी फंड इन्वेस्ट करता है और उसके बाद अगर वो कंपनी आपके टाइम फ्रेम में नहीं एग्जिट दे पाए, क्या होता है फिर? वर्ल्ड वाइड 2 लीगल तरीके पॉसिबल हैं। पहला जनरली फंड 1 को फंड 2 बाय आउट कर लेता है। तो आप 30 से 34 साल से फंड 2 बनाना शुरू कर देते हैं और फंड 1 की पहली बात ये वो कंपनी होती है जिसका एग्ज़िट नहीं मिला, साथ में जिनको वीसी रिटेन करना चाहता है क्योंकि इन्हीं में मल्टीप्लाई मिलना है। जो बंद होनी है वो तो बंद हो ही जाएँगी। तो उतना ही लालच वीसी का भी है। चाहे वीसी का सेम फंड 1 को फंड 2 खरीद लेता है, चाहे कोई और आदमी आकर के फंड 1 के वो खरीद लेता है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2, देयर इज़ ऑप्शन वेयर वीसी फंड कैन प्रेज़ेंट टू इट्स इन्वेस्टर कि मेरे पास जितने शेयर हैं आप पैसे के बजाय वो ले लो। दैट्स अनदर लीगल ऑप्शन। अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है, मैंने देखा नहीं है। बट जितनी इक्विटी बची है आपकी, आप पैसों के बजाय वो इक्विटी अपने इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। So they're both ways possible. But while we can continue to keep talking negatively, I think there are beautiful companies which are coming up, which are really creating value, which are really creating wealth. मतलब best of regards for a company like Zomato, best of regards for IndiaMart, best of regards for Zepto. They have created a new category altogether. Yes, we can keep debating अब वो 1 बिलियन के 4 बिलियन के, मतलब there's no end to all that debate. But now there are companies which are creating value. Now there are companies which are creating new markets. Now there are companies which are creating demands. एंड आई वुड से अभी बहुत कम यूनिकॉर्न बन रही है इंडिया में। बहुत बड़ी मार्केट के हिसाब से, मतलब साल की 50 यूनिकॉर्न होनी चाहिए। अभी तो इंडिया में टोटल 50 या 100 है, जो भी नंबर है। वी आर स्टिल एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, फ्रॉम अ फर्नीचर टू अ ऑटोमोटिव टू अ फार्मा टू, हर हर में क्यों 2 या 3 यूनिकॉर्न नहीं बन सकते, मुझे तो इंडिया में ही समझ नहीं आता। एंड इंडियन यूनिकॉर्न्स कैन बी विद इन अ स्टेट, इंडिया की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़ है, यूपी की आबादी 12 करोड़ है, 12 करोड़ में आधा यूरोप कवर हो जाता होगा। तो इंडियन स्टेट्स आर टू लार्ज टू इवन डू अ स्टेट वाइज यूनिकॉर्न। आपको नेशनल नेशनल यूनिकॉर्न की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर मे बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी स्टेट वाइड ओनली। तो दूसरे स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन सॉल्व दैट एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। विद माई इंडिया मार्ट बैकग्राउंड, मतलब कम से कम 1000 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्री मतलब एक वैरायटी ऑफ टास्क दैट यू कैन डू। आप सिर्फ एक ऑटोमोटिव ले लीजिए, हमें दिमाग में गाड़ी आती है, अरे ओएम से लेकर टायर से लेकर असेंबली से लेकर वेल्डिंग से लेकर पिस्टन से लेकर सब कुछ ही है। हर एक जगह ही कुछ बिजनेस हो ही सकता होगा, हर एक जगह कंसोलिडेशन, हर एक जगह ब्लू ओशन, हर एक जगह ग्रोथ हो ही सकता होगा। क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, यू हैव को-फाउंडेड जैसे एक्सेलेरेटर आपने को-फाउंडेड किया है इवॉल्वैक्स, राइट? सो व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू बिल्ड एन एक्सेलरेटर? Our clear goal was end-to-end vehicle creation for investment across any life cycle of a startup. किसी भी लेवल पे स्टार्टअप का हैंड होल्डिंग कर पाए, वो क्लियर गोल था। ये भी पता था, तो आज अगर हम बात करेंगे, हमारे पास 3 अलग-अलग व्हीकल्स हैं। इवॉल्व एक एक्सेलरेटर है, मैंने कहा 25-30 लाख रुपए वहाँ से लगाते हैं। वी फाउंडर सर्कल से 1 करोड़ रुपए लगाते हैं। वीसी फंड से 2 से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाते हैं। इन्वेस्ट.com टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जहाँ हम एनेबल करते हैं कि ढंग से लीगल कंप्लायंस हो सके। 4 फंड के लाइसेंस है हमारे पास, इंडिया एंजल फंड कैट 1, गिफ्ट सिटी एंजल फंड कैट 1, वीसी कैट 1 एंजल फंड एंड गिफ्ट सिटी पास थ्रू फंड। पूरी जर्नी को 4.5 साल हुए एंड वी वर क्लियर कि 3 साढ़े 3 साल ये इकोसिस्टम बनाने में ही लग जाएगा। ये सारी कंपनी, ये सारे फंड, ये सारे लाइसेंस, जहां हम एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सके, एंड टू एंड विजिबिलिटी हो पाए। तो इवॉल्वेक्स वाज वन ऑफ द कॉग इन द व्हील्स। वो क्लियर तो फर्स्ट ईयर में ही था। तो आप हमारी जर्नी देखेंगे, हर 6 महीने में या तो कोई नया व्हीकल आए या कोई नया फंड लाइसेंस आए, क्योंकि सब पैरेलल एक्टिविटी चल रहे थे, सब में अपनी बैंडविड्थ चाहिए थी। तो आज जहां हम खड़े हैं, अब कोई व्हीकल या इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं है। अनलेस कोई नया लॉन्च हो जाएगा तो अलग बात है। एंड नाउ इट्स प्रॉपर हार्डकोर बिजनेस एज यूजुअल। सो ये ऐसा सोर्स नहीं है कि सडनली कुछ बल्ब जला।
इवॉल्वेक्स में हम ऑलरेडी 35 चेक लिख चुके हैं। आई रन दैट कंपनी एज अ सीईओ, को फाउंडर एंड सीईओ। इस साल का प्लान है 16 चेक लिखने हैं। लार्जर गोल 3 साल में 100 चेक लिखेंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली कंपेयर टू वाई कॉम्बिनेटर ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स अ होल गोल। Y कॉम्बिनेटर ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी दे बिल्ड समथिंग मतलब इतने साल लग गए उनको भी एग्जैक्टली वही पॉइंट है, पेशेंट गेम है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, 100 इन्वेस्टमेंट करनी है तो लगेगा 7 साल, मतलब कोई तेजी नहीं है उसमें। आएंगी 10 सक्सेस स्टोरी, उसमें 4 लर्निंग आएंगी, तभी वहां पहुंचेंगे। वाई कॉम्बिनेटर की हिस्ट्री लेंगे, आई थिंक उसे हो गया होगा 15 से 20 साल। दैट्स अ जर्नी। जो फॉलो करेगा वो कुछ चीजें थोड़ी जल्दी कर लेगा। हम्म, बट कोई कहे कि 100 इन्वेस्टमेंट में एक ही साल में करके टिक इन द बॉक्स करता हूँ, वो नहीं होने वाला है। होगा भी नहीं, और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। सक्सेस तभी है हर्ष, क्योंकि आपकी खुद की बैंडविड्थ है कि अच्छी स्टार्टअप ढूंढना, उसकी हैंड होल्ड करना, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, वो आपकी अपनी बैंडविड्थ है। उसमें तो टाइम लगेगा। 9 मंथ के अंदर मेक अ बेबी इन अ मंथ, एज सिंपल। वो आप टाइम देंगे एंड स्टार्टअप्स आर लाइक दोस बेबी, दे नीड्स टू बी नर्चर्ड। तो वो आप तेजी में नहीं कर सकते, बट दैट्स अ लार्जर गोल दैट यू वांट। अच्छा, फाउंडर को किसके पास जाना चाहिए? इनक्यूबेटर के पास, एंजल सिंडिकेट्स के पास, वीसी के पास, किसके पास जाना चाहिए? जनरली फाउंडर के पास चॉइस नहीं होती। विदाउट सेइंग कहाँ जाना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि वो कितनी इक्विटी डाइल्यूट करना चाहता है, कितना फंड रेज करना चाहता है। दैट्स नॉट अ मेडल टू वियर कि मैंने 10 करोड़ रेज किया, मुझे तो ऐसा कोई तमगा, आई आई डोंट रियली लव दैट। क्योंकि जितना रेज करोगे उतनी इक्विटी डाइल्यूट होगी, उतना एक्सटर्नल लोग का प्रेशर रहेगा। देयर इज नो जीरो वन आंसर कहाँ जाना चाहिए, बट ही शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कितना डाइल्यूट करना है और कितने फंड रेज के लिए डाइल्यूट करना है। उसके बाद कहाँ जाना है इज कैन बी एन आंसर। For someone starting a small angel fund or a VC fund, what were the toughest hurdles you faced? Compliance में ले ले, LPs को लेने लेने में आप देख लो, या बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़े हर्डल्स क्या आते हैं? सभी आएंगे जो तुम कह रहे हो। सो बिगेस्ट हीरो इज द फाउंडर। आपने ढंग की स्टार्टअप नहीं ढूंढी तो बाकी सब बेमाना है। वी कीप सिंग एलपीज है, पैसा है, विंटर है, समर है। सक्सेस स्टोरी तो स्टार्टअप है। अगर वो चार ढूंढ ली, सही जगह पैसा लगा दिया, इन्वेस्टर विल फॉलो। इनिशियली स्टोरी एंड लेटर कि हाँ यार तुम तो अच्छी कंपनी लाते हो। आपने ग्लोबल इकोसिस्टम बनाया है, सो कोई जो फर्स्ट टाइम फाउंडर या इन्वेस्टमेंट फंड बना रहा है, आपका उसके लिए क्या एडवाइस होगा फॉर प्रोबेबली कम्युनिटी बिल्डिंग एज वेल एज सोर्सिंग? मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ रैदर देन डाइवर्सिटी डेंसिटी में होता है कि यार एक जगह बैठ के काम करो। आपको लेट्स से कम्युनिटी बनानी है, दिल्ली में बैठे तो पहले दिल्ली के 1 हजार लोगों से मिलो ना। मतलब सीधा दुबई पहुंच जाएंगे और सीधा सिंगापुर, अगेन सबकी अपनी फिलोसफी हो सकती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, डेंसिटी मोर इंपॉर्टेंट देन डाइवर्सिटी। स्टार्टअप भी लेने पहले यहाँ के 50 लोगों से मिलो, इकोसिस्टम में जाना, यहाँ के 10 इंक्यूबेटर हैं एमईटी से लेकर के, और लेट्स से कॉलेजेस में, आईआईटी में, सब जगह है, वहाँ जाओ। कल ही एक किससे बात हुई थी, ही वॉज बेस्ड इन जर्मनी एंड ही जस्ट कनेक्टेड टू मी कि आपका खुला हुआ है, बताओ एंड ऑल दैट। वहाँ ये नहीं है, इंडिया में ये, वट एवर। तो आई सेड वो चैलेंज तो हर कंट्री के, हर सिटी के होंगे होंगे, तो बट वहीं बैठ करके वहीं के इन्वेस्टर ढूंढो, वो करो। एक बार कॉन्फिडेंस है, पहली इन्वेस्टमेंट हो, पहले 10 इन्वेस्टर आए, फिर बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। सीधा पहला हुआ नहीं और मैं तो आज यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। यू कीप किलिंग योर टाइम इन अटेंडिंग इवेंट्स, यू कैन कीप किलिंग योर टाइम इन ट्रैवलिंग, यू कैन कीप डूइंग वट एवर। घंटे तो 24 ही हैं सबके पास। हम्म। What's the best utilization for me is a density work. What's one pitch take mistake which kills lot of founders chances जो आपने देखा है? I would say two. एक सब में दिखाई देता है, वो एक्स वाई एक्सिस है और मैं यहाँ हूँ। वो ये नहीं कर रहा, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। एंड माई फर्स्ट आंसर वुड बी, इसका मतलब तुमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं की। तुम्हें यही नहीं पता कौन कौन आदमी ये कर रहा है, बिकॉज हमारा तो रोज का मिलना है। आई सी लॉट ऑफ फाउंडर पिच दे रहा था, मैंने कहा 4 कंपनी तो मैं ही जानता हूँ, उसके तो नाम ही नहीं लिखे तूने। देयर स्टैंडर्ड पिचेस, आई एम द फर्स्ट वन, और आई एम द, उससे बड़ा झूठ नहीं है लाइफ में। कोई कम कर रहा होगा, ज्यादा कर रहा होगा, पहले आदमी, अनलेस की मार्स पे पहुंचने जैसा कोई मिशन हो, हम्म। होता नहीं है। दैट किल्स outrightly. That means you don't even know the market you are into. Second, वो कोले बनाते हैं स्टैम सैम सम, दैट्स अ स्टैंडर्ड। $30 बिलियन ये है वो है, और मैं उसका 5% करूंगा। पीपल फॉरगेट अ कीवर्ड कॉल्ड चर्न। इंडिया मार्ट, I have all the history and public data, nothing that I'm sharing separately. India Mart generally feeds on GST based suppliers. GST इंडिया में 80-85 लाख है, और इंडिया का पेड, इंडिया मार्ट में पेड सप्लाई 2 लाख है करीबन, प्लस माइनस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नंबर्स। यानी टोटल मार्केट का 80 लाख, 2 लाख बटा 80 लाख कितना हुआ, 2, 2.25%। 25 साल बाद 2.5% मार्केट ले पाई इंडिया मार्ट। और वो फाउंडर समझाते हैं टैम बैम सैम, मैं इसका 10% ले लूंगा, ये कर लूंगा।
और एक चलती फिरती हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी 550 करोड़ का प्रॉफिट है, 28 साल हो गए, वो 2.5% पे है, बट इज समथिंग कॉल्ड चर्न। कस्टमर आएगा तो जाएगा भी, बट इज द नेट कस्टमर हु इज पेइंग राइट नाउ कैन नॉट बी 10%। 10% पे तो मार्केट शॉक हो जाती है करने के लिए। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डेंसिटी दे कैन गेट इनटू। टैम अच्छा होगा, मैं तो टैम पे डिबेट ही नहीं। एज सुन एज समबडी से मैं इसका 10% लेना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है तुझे मालूम ही नहीं तू करना क्या चाहता। तो वन, competitor analysis, and second is as a general term kills। इफ यू कुड गो बैक ऑन योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डे, आप क्या चीजें डिफरेंट करते जो आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया था उस पे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट नॉश थी। इट्स अ बैंगलोर बेस्ड रोबो शेफ। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने कहा यार मैं कर रहा हूँ, करते हैं। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी, अगेन एज अ म्यूचुअल फंड की तरह, चल यार करते हैं। आई थिंक नवंबर 20 में आई इन्वेस्टेड। उसका पहला रेवेन्यू नवंबर 24 में आया है, और मैं ठहरा सेल्स वाला। अबे बन गया बेचो, बन गया बेचो, एंड दे वर टिपिकल प्रोडक्ट गाइस। बेस्ट होगा, ब्यूटीफुल होगा, सही होगा तभी बेचेंगे। अब जाके पहला रेवेन्यू आया है। If I reflect back, in the impatience, I would have not invested. And now this looks like a company that 20-30x return मिलने के चांस दिखते हैं मुझे। इट्स अ प्रॉपर फिजिकल प्रोडक्ट। चपाती मेकर यूएस में $999 का बिकता है, ये $99 का बेचेंगे। बढ़िया से उसमें वो पोहा भी बनता है, और मलाई पनीर भी बनती है, और चिकन भी बनता है, ये बनता है, वो बनता है। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल ऑन how wrong even investors can be on the thought on their own investments। तो कोई मुझे कहे मैं जाकर थीसिस चेंज करूंगा, नहीं यार। आई वांट टू कंटिन्यू टू लर्न, एंड आई वांट टू कंटिन्यू टू इम्प्रोवाइज ऑन माय फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। आपके लिए एक आइडियल स्टार्टअप फाउंडर कौन कैसा होता है? ऐसा आइडियल बीवी कैसी होती है? तो ये तो बड़े डिफिकल्ट से सवाल है। से आपके कुछ चॉइसेस होते होंगे ना? Yeah, we have to be very open to invest. We cannot be choosy and picky, be it about team, be it about employees, be it about investor, be it about founder। हर आदमी अलग होगा। I was debating with somebody and I have a partnership in one or two firms, and somebody was saying यार वो partner ऐसा है। तो ऐसे इंडिया मार्ट में I used to have 7 zonal managers, very senior profile, highly educated। सबका वर्किंग स्टाइल अलग था। कोई ट्रैवल करके ज़्यादा करता होगा, कोई पीपल कनेक्ट करके ज़्यादा करता होगा, कोई प्रोसेस ज़्यादा करता होगा। एंड ऑफ द डे पीपल आर गिविंग रिजल्ट्स। सेम विद फाउंडर। कोई आपको दिखेगा बिल्कुल टी शर्ट और चप्पल पहन के, आपको लगेगा क्या कर रहा है, बट भाई काम तो काम। परसों में मिलने गया, ही इज इनटू केक मैन्युफैक्चरिंग, अ न्यू ब्रांड ही इज क्रिएटिंग अप एंड ऑल दैट। पंखा चला रखा है, कूलर भी नहीं चल रहा कि मैं तो फ्रूगल हूँ, मुझे प्रॉफिटेबली चलाना है, मतलब ऑल दैट कैन हैपन। बट वी आर इन्वेस्टिंग। भाई जमीन से टूटा, ढंग से कर रहा है, धंधा कर रहा है, 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया, और क्या चाहिए। वर्सेस आप कहीं जाओ गुड़गांव में, मैं तो को वर्किंग में ही काम करूंगा, एसी नहीं चलेगा तो होगा नहीं, सैटरडे को आऊंगा नहीं, उस टाइप के भी फाउंडर हैं। तो डज दैट मेक्स एनीबडी राइट और रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो। वी डोंट नीड टू बी चूजी एंड ट्रिकी। देयर इज अ कीवर्ड आई कीप रिपीटिंग, कंफर्मेशन बायस। हम्म। हमें सिखाया जाता है टू बी बायस्ड एज अ ह्यूमन, एज अ एजुकेशन। पहले से दिमाग में होता है वो तो ऐसा है। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। आप अपने फेलियर्स को कैसे देखते हो? कौन सा ऐसा फेलियर रहा आपका अभी तक जो आपको सबसे ज्यादा ग्रो होने में मदद किया? मैं एक टर्म बार बार यूज करता हूँ, लक सरफेस एरिया। आई बिलीव एवरी बडी इज 10% लकी। 10% इज 1/10, और 10/100, और 100/1000। आई इंक्रीज माई लक सरफेस एरिया सो मच कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी और ज्यादा सक्सेस आएगी। हम्म। अगर मैं 100/1000 सक्सेस करूँ तो 900 फेलियर भी आने पड़ेंगे। हम्म। तो आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल। सो फेलियर्स आर मल्टीपल फेलियर ऑफ डिफरेंट लेवल्स। पार्टनरशिप होते होते नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट होते होते रह गई, इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी उसमें जैसे फेल हो गई, तो क्या हमने प्रोसेस और 3 टाइट किया। सो एवरीथिंग जस्ट टीचेस यू समथिंग। तो हैड ऑल ऑफ देम इन लाइफ। स्टिल अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्ट गाय कि यार जो पॉजिटिव हो रहा है उसको ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव साइड करो, आगे बढ़ो। यू कैन नॉट कीप क्राइंग अबाउट द सेम थिंग एवरी डे। माय फेवरेट आंसर कैसे ऑलवेज गुड। साल में 10 ही दिन बीमार हो तो 355 दिन तो एंजॉय कर रहे हो, एंड इफ यू आर हेल्दी यू आर एंजॉयिंग, यू हैव अ एसी रनिंग, यू आर सिटिंग इन अ रूम विद कोच। इससे ज़्यादा लाइफ क्या होती है? एंड 80% पीपल कांट इवन अफोर्ड दैट। इफ यू आर डूइंग दैट यू आर ऑलरेडी हाईली लकी। जस्ट एंजॉय द लाइफ इज ऑल आई कैन से। फेलियर तो चलता रहेगा। फेलियर एज ऐसे मल्टीपल टाइप्स के, और सब हो चुके हैं। ट्राई नहीं करोगे तो गलती नहीं करोगे। तो आई हैव नाउ 2 बॉयज 17 एंड 19, एंड वी वर डिबेटिंग द बिगर वन। आई सेंट फॉर इंटर्नशिप इन सब फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। आया तो रोज सुबह शाम मुझे गीता ज्ञान दे रहा है, ये वाला शेयर है पापा, ये देखो डैशबोर्ड है, ये ऐसी थीसिस है, ये है वो है, ये करते हैं। मैंने कहा भाई 20 साल से कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं? तो बट ही बीइंग ही, कुछ तो सीख के आया तो कुछ तो करना है। तो मैंने उसका डीमैट अकाउंट खोल दिया कि लो, मैंने 2 लाख रुपए दिए तुम्हें, पहले अपने पैसे से करो, दूसरे को क्या ज्ञान दे रहे हो? जब जलेगा समझ आएगा। आई एम येट टू मीट हिम अगेन, भी टाइम बचा है, बट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू फेल। तो 3 महीने दोस्त से समझा, ये आईपीओ है, उसके भी शेयर मिल गए, ये हुआ, तो
पिछले 4 महीने से मेरे साथ नहीं बैठा, जब से वो दिसंबर के बाद से क्रैश हुआ। तो मैंने कहा पहले अपने पैसे तो चला के सीख ले, फिर तो दूसरे के चलाएगा। तो आई थिंक वी जस्ट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू फेल सो दैट वी डोंट डू स्टुपिडिटी सेकंड टाइम। वी आर ब्लेस्ड, गाड़ी ड्राइवर में आप चल रहे हो, एसी रूम में बैठे हो, वीसी फंड की बातें कर रहे हो, जहाँ जहाँ लोग अभी 2 टाइम रोटी के लिए परेशान है। भाई 44 डिग्री है, यू डोंट इवन बॉदर। इससे ज़्यादा मुझे इससे ज़्यादा लाइफ की ब्लेसिंग नहीं समझ आती। हम लोग अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे जॉब्स भी हम अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तरफ से जो भी होता है वो हम देते हैं। तो आपके पास में आपकी कंपनीज़ में किस तरह के रोल्स है थोड़ा बताइएगा हमारे ऑडियंस के लिए? तो 3 टाइप के रोल रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। एक फ्रॉम अ फाउंडर साइड, सो वी हैव अ टीम ऑफ 4-5 पीपल जिनका काम ही सुबह शाम ढंग का फाउंडर ढूंढना, स्टार्टअप ढूंढना, लीडिंग ऑल द वे टू इन्वेस्टमेंट। Second is investment side, so we have a team of investment managers who keep finding new investors, who keep connected to existing pool ताकि fundraise हो सके. And third set, most of the time is legal compliance. We have 4 fund licenses, we have a tech platform, so there's a lot of compliance required. And fourth is tech team. We are almost like 36 people as on date running all the business along. These are major 4 profiles that we have. And anything that comes up are replacement of respective role. Founder, investor, legal or tech, these are the 4 pillars we run on. आप वो रोल्स के जीडीज़ मुझे दीजिएगा, अगर आगे जो भी हमारे क्योंकि ये पॉडकास्ट तो रहेगा ही हमारे ऑडियंस के पास। More than happy. जो भी एप्लीकेशंस हैं हम आपको एक एक पास ऑन कर देंगे। मेरे एचआर की जितनी हेल्प हो सके, आई विल बी। वेल दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू क्लोज़ दिस पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ों पे बात हो गई हमारी। बहुत सारे अलग-अलग विचार आपने यहाँ पे डाले और आई एम श्योर दैट कि हमारे जो ऑडियंस होंगे उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। I just hope and wish. थैंक यू सो मच विकास जी फॉर कमिंग हियर। Thank you, Akash, for inviting me.